अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, अक्सर कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, हम थक गए हैं, हम सारा दिन कितनी भाग दौड़ करते हैं, कितना शोर होता है और हमारे इर्द गिर्द, लेकिन जब हम थक हार कर घर लौटते हैं तो हमें सुकून किसी आलीशान दीवार से नहीं मिलता, बल्कि वो सुकून मिलता है घर जाते ही माँ की आवाज़ सुनकर, शरीके हयात की एक मुस्कुराहट में या बच्चों की उस मासूम सी पुकार में जो दरवाजे पर आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और सच तो ये है कि ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं हमारे ये प्यारे रिश्ते, वो लोग जो हमारी कामयाबी पर हमसे ज़्यादा खुश होते हैं और हमारी तकलीफ़ में हमारी ढाल बन जाते हैं। और रिश्तों को असल में हमने मुश्किल बना दिया। हम समझते हैं कि शायद महंगे तोहफे या बड़ी बड़ी बातों से ही मोहब्बत जताई जा सकती है। इवन दो हकीकत ये है कि रिश्ते तो सिर्फ एहसास का नाम है। कभी किसी का हाथ थाम लेना, कभी खामोशी से किसी की बात सुन लेना, या बस ये कह देना कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बस इतनी सी बात होती है। तो आइए अपनी अना को साइड पे रखकर अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से इन रिश्तों के लिए वक्त निकालें जो हमारी ज़िंदगी का असल और कीमती सरमाया है। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एक खूबसूरत सा पैगाम आप सबके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद है, उनसे अपडेट लेते हैं। जी सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो देखा जा रहा है कि मौसम जो है वो उसमें हमें उतार चढ़ाव जो है वो दिखाई देता है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज भी जो है वो शहर लाहौर में बादल बरसने के इम्कानात हैं। तो देखा जा रहा है कभी शहर लाहौर में जो है वो हमें बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही होती है, तो कभी शहर में जो है वो बारिश हो जाती है तो हम अपने कोट जो है वो निकाल लेते हैं और कहते हैं सर्दियां जो है वो दोबारा से आ गई हैं। तो देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा आने वाले दिनों में भी बादल बरसने की जो नवीद है वो सुना दी गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से नूर ये कहा जा रहा है कि आज से 8 अप्रैल तक जो है वो वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे, जबकि आज भी जो है वो बादल बरसने के इम्कानात हैं। और अगर दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो शहर का आइंदा 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत 18, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि आज हवा की जो रफ्तार है वो 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रहेगी, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 45% तक जा पहुंचा है। तो हमने तो यही देखा है कि शहर लाहौर में अगर रमजान की बात कर ली जाए तो पहले 2 अशरे तो शदीद गर्मी थी, मगर तीसरे अशरे मौसम इतना ठंडा हो गया था कि लोगों ने अपने जैकेट्स और जर्सियां जो है वो निकाल ली थी। और अब भी ये देखा जा रहा है कि रमजान गुजर गया, ईद गुजर गई है, उसके बाद भी जो है वो लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रही कि अपने जो है वो सर्दियों के कपड़े रखने हैं या फिर सर्दियों के कपड़े जो हैं वो निकाल कर पहनने, क्योंकि मौसम जो है वो इतना अनप्रेडिक्टेबल सा हुआ है। इसी तरह अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात। अच्छा सामिया, अप्रैल में हम देखते हैं कि वेदर बहुत एकदम से चेंज हो रहा है। कभी कभी हमें लगता है सर्दियां आ गई हैं और पंखे के नीचे भी नहीं बैठा जाता, और अक्सर फील आती है नवंबर की, वो जो नवंबर के स्टार्ट में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो इस हवाले से जरा थोड़ा सा बताएं, और बारिशों का भी बताएं, क्या मजीद बारिशें होने के इम्कान हैं? बिल्कुल नूर, ऐसा ही है कि मौसम जो है वो भी उतार चढ़ाव का शिकार हो रहा है। अब हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें, क्योंकि कभी जो है वो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होती है, क्योंकि इतनी तेज और मूसलाधार लाहौर में बारिश हो जाती है। और इस बार तो यालाबारी भी हुई है, जिसने लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा हैरान कर रख दिया था कि लाहौर में भी यालाबारी हो सकती है। अलबत्ता ये देखा जा रहा है कि अब अगर मौसम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी जो है वो बादल बरसने के इम्कानात हैं। ताहम मैं लाहौरियों को ये बता दूं कि अभी से ही अपने सर्दियों के जो कपड़े हैं वो रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौसम जो है वो अब आगे भी जो है वो सर्दी बढ़ सकती है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज से 8 अप्रैल तक जो है वो वक्फे वक्फे से लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में जो है वो बादल बरसेंगे, जबकि ये भी बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो है वो यालाबारी भी हो सकती है। ताहम दुनिया भर में जो है वो अब मौसम पहले जैसा सीधा नहीं रहा। दर्जा हरारत में जो है वो गैर मामूली उतार चढ़ाव हो रहा है। मौसम अपनी रवायती तरतीब सर्दी बहार गर्मी को जो है वो फॉलो करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए जो है वो हमें देखा जाता है कि कभी अचानक गर्मी आ जाती है, फिर ठंडी हवाएं या बारिश आ जाती है, तो जिसने लोगों को भी जो है वो कंफ्यूज करके रख दिया है। अलबत्ता नूर, महकमा मौसमियात की जानिब से तो बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी जो है वो बादल बरसेंगे। तो अब जो है वो अगर शहर लाहौर में
बारिश हो जाती है तो देखा जाएगा कि फिर से शहर का मौसम जो है वो हसीन हो जाएगा और ये जो रवा दिनों जो है वो दर्जा हरारत ऑलराइट, ठीक है। सामिया हमारे साथ मौजूद थी, वेदर के बारे में उन्होंने हमें अपडेट्स दी हैं और आने वाले दिनों में उन्होंने बताया है कि मजीद बारिशों का भी इम्कान है और मौसम ऐसे ही प्यारा रहेगा। और आगे बढ़ते हैं अब अपने पहले सेगमेंट की जानिब। अक्सर लोग खाने के बाद सीने या पेट में दर्द को मामूली गैस या तेजाबियत समझकर इग्नोर कर देते हैं और खुद से कोई दवा लेकर गुजारा करते रहते हैं, लेकिन ये मामूली दर्द खामोशी से बढ़ता हुआ एक ऐसा मसला भी हो सकता है जो आपको इमरजेंसी रूम तक पहुंचा सकता है। जी, हम बात कर रहे हैं पित्ते की पथरी की। पित्ते की पथरी एक आम लेकिन खतरनाक बीमारी है जो खास तौर पर खवातीन में ज़्यादा होती है। पित्ते की पथरी का मसला सिर्फ तकलीफ दे नहीं बल्कि पेचीदा भी हो सकता है और बदकिस्मती से हमारे यहाँ लोग देर से इस मर्ज की तशखीस करवाते हैं, जिसका खमियाजा शदीद दर्द और इन्फेक्शन की सूरत में भुगतना पड़ता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमजा बुखारी, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल अल्लाह का करम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि पित्ते की पथरी होती क्यों है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा एक टॉपिक है हमारे यहाँ पर जो कॉमन आप मैदे के मिसाइल जिस तरह से लोगों में चल रहे हैं और प्रॉब्लम चल रही हैं। पित्ते की पथरी की बेसिकली तो जो मेन कॉज आती है वो दो चीज़ें आती हैं, एक तो कोलेस्ट्रॉल से बनती है और दूसरी जो होती है वह पिगमेंट होती है, यानी बिलीरुबिन अगर ज़्यादा हो रहा है आपके बॉडी में या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, यानी चिकनाई वाली चीज़ें जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को मोस्टली ज़्यादा शिकायत आती है। तो हमारे ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं चिकनाई वाली चीज़ें, नाश्ते में भी वो पराठे खाते हैं, फिर पूरा दिन भी चिकनाई देखें नाश्ते में घर में अगर वो पराठे खा रहे हैं ऐसी चीज़ खा रहे हैं तो वो मेरा नहीं समझता कि इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है। बजाय इसके कि जो आप बाजार से जो ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, जो ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, घी इस्तेमाल में बाजार में इस्तेमाल किया जाता है, पता नहीं उस तरह से हाइजेनिक है या नहीं है, और हमारा जो लाइफस्टाइल इसमें चल रहा है बेसिकली वो सबसे ज़्यादा उसकी कॉमन वजह जो वो ये चीज़ बनती है इसमें। अब ज़्यादा चिकनाई जब बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है तो लिवर को जब उसको डिटॉक्स करने में टाइम लगता है तो डेफिनेटली जो बाइल होता है जो उसमें जिगर के थ्रू जाता है वो उसमें सफरा जिसको हम बोलते हैं इसमें पित्ते से जो इसने खुराक को हजम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है वो बेसिकली हार्ड हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये पित्ते की पथरी बन गई है। इसी तरह जिन लोगों के लिवर के एंजाइम बढ़े रहते हैं या जिनका फैटी लिवर है या इनलार्ज लिवर है उन लोगों में भी पित्ते की पथरी बनने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें ये चीज़ दोनों चीज़ें इसकी बेसिकली तो कॉज ये आ जाती है, यानी उसमें पानी लोग कम पीते हैं और मुर्गन गज़ाएँ तेली हुई चीज़ें जिन लोग ज़्यादा खाते हैं उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं पित्ते की पथरी बनने के बजाय इसमें। और सेकंड नंबर पे ख़वातीन में क्योंकि इसकी तादाद ज़्यादा है पित्ते की पथरी में, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मुख्तलिफ हार्मोन्स के इम्बैलेंसमेंट की वजह से और ऐसी कुछ अद्वियात खाई जाती हैं जिसकी वजह से ये पित्ते की पथरी के बनने में ख़वातीन की शरह ज़्यादा है मर्दों की निस्बत। अच्छा, और भी कोई चीज़ें हैं जो आपने बोला कि ख़वातीन में ज़्यादा होती हैं? जी बिल्कुल। तो और कौन सी वजूहात है कि ख़वातीन में पित्ते की पथरी की तादाद? नहीं, ख़वातीन में तो मैंने बताया ना कि जैसे इसमें जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब हार्मोन लेवल बहुत ज़्यादा इसमें हाई हो जाते हैं और मोस्टली जब इसमें जो ऐसी अद्वियात दी जाती हैं उनको किसी भी किस्म की पेचीदगी से बचाने के लिए वो जब हार्मोन को बैलेंस करती हैं तो उसकी वजह से भी कुछ बनती हैं और फर्दर जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना बॉडी के अंदर, ये भी पित्ते की पथरियाँ बनने की एक बड़ी वजह जानी जाती है। और मोटे अफराद इस चीज़ का जो पित्ते की पथरी है इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। अच्छा। और इसी तरह से जो लोग वज़न बहुत ज़्यादा कम करना शुरू कर देते हैं, यानी बिल्कुल डाइटिंग के ऊपर आ जाते हैं, स्किनी हो जाते हैं, तो उन लोगों में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। अब जब आपको इसमें बेसिकली शुरू में जो सिम्टम्स पित्ते की पथरी के आना शुरू होते हैं उसमें ये होता है कि आपको जो खाने में हज़म में प्रॉब्लम होती है या बिल्कुल ये पसलियों के एंड के ऊपर आके यहाँ पर आपको एक दर्द सा शुरू हो जाता है। जब ये दर्द की शिकायत होती है हल्की सी मतली रहती है और जो मेन इसकी कॉज हम इसको काउंट करते हैं वो कॉन्स्टिपेशन रहती है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा, उन लोगों को भी ये चीज़ें होती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जितनी भी हम इसको देखा जाए ना, सीने में जलन है, दर्द है, मैदे के ऊपर दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये बेसिकली उसकी कॉज बन रही होती हैं पित्ते की पथरी की। इनको यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, इनको आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो जब ये इन चीज़ों को आप साल साल लेके चलेंगे तो डेफिनेटली उसके जो है रिजल्ट में पित्ते की पथरी है या लिवर का इनलार्जमेंट है या फैटी लिवर है, ये बेसिकली चीज़ें जो हैं ये फिर पित्ते की पथरी की कॉज बन जाती हैं। और लोग हमारे यहाँ पर मोस्टली पानी का इस्तेमाल उस तरह से नहीं किया जाता और उस तरह से अपनी वॉक नहीं है, ये एक्सरसाइज जब नहीं करते तो डेफिनेटली फिर ये चीज़ें ज़्यादा इसमें बिल्कुल ऐसे। तो डॉक्टर साहब आपने बोला कि जो लोग एकदम से डाइट करते हैं और वजन बहुत जल्दी जिनका कम होता है उनमें भी पथरी होती है, उनमें भी पथरी बनने तो वो कैसे होती है उस हिसाब उसके लिए थोड़ा सा गाइड करें। उसमें जो स्पेशली जो चीज़ आ जाती है ना, फैट को आप बहुत ज़्यादा अपने जो है वो उसको आप बर्न कर रहे हैं फैट को, ठीक है, तो उसमें जो आपका गॉल ब्लैडर को जिस मकदार में बॉडी के अंदर जो ज़रूरत चाहिए इसकी आपने
फूड की और क्वांटिटी की जो चाहिए वो उस तरह से वो नहीं मिल रही होती। तो डेफिनेटली वो चीज़ें फिर जो है वो आपके लिए श्रिंक कर रहा है ना आप एक चीज़ को, और उस तरह से पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, या आप उसमें खुराक में ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो आपके फैट को तो कम कर रही हैं लेकिन आपके गॉल ब्लैडर जो है वो उसको उस तरह से प्रॉपर उसकी वर्किंग में नहीं आ रहे, कॉन्स्टिपेटेड होना शुरू हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा लोग पानी कम पीना शुरू हो जाते हैं। फिर उसमें जब फाइबर से कम खुराक ली जाती है तो वो भी डेफिनेटली इन चीज़ों को होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें को जितना भी दारोमदार है वो मुख्तलिफ किस्म के हमारे केमिकल्स हैं बॉडी के अंदर जो खुराक को हजम करने के लिए और उसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो बेसिकली तो मैं इसमें यही कॉज हमारी ज़्यादा चीज़ बनती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे अभी डाइट के हवाले से बात कर रहे थे, आजकल हम मार्केट में देखते हैं मुख्तलिफ डाइट्स आ रही हैं, कीटो, फिर ओमैड, और इस तरह इंटरनेट पे भी काफ़ी वायरल हुई हुई हैं डाइट्स। तो थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि क्या हर किसी को ये करना चाहिए? नहीं, देखें, कोई भी ऐसा फिजिशियन जो सर्टिफाइड नहीं है उसके किसी भी बगैर, और हमारे यहाँ पर जैसे है कि हमारे यहाँ पर सिर्फ कोई भी चीज़ ऐसी आप देख लें उसको आप नेट से गूगल करके ये चीज़ करके उसको लोग इस्तेमाल करना शुरू कर जाते हैं। फिर उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, साइड इफेक्ट्स आते हैं, उसके फिर पता चलता है कि जी ये चीज़ आपने की थी 3 महीने या 6 महीने जैसे डाइट की थी, उसमें किडनी के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं, या पित्ते की पथरी के आ गए, या लीवर के आ गए, तो डेफिनेटली वो चीज़ें फिर उस तरह से नहीं आती जब तक आप अपनी एक बैलेंस डाइट नहीं लेते। फ़र्ज़ करें आपने जैसे रोटी भी खाना शुरू कर दी, तो रोटी की जो कैलोरीज हैं उसको आपने दूसरी किसी खुराक से उसको पूरा मॉनिटर करना है, उस चीज़ को उस तरह से मेजर करेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी। अदरवाइज फिर जब कैलोरीज उस तरह से बॉडी को नहीं मिलेंगी तो आपकी बॉडी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, उसमें फिर पित्ते की पथरी बन रही है, या लिवर इनलार्जमेंट है, या उसमें किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा जैसे बन रहे हैं पेशेंट्स में आजकल हमारे पास बहुत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं का सारा जो है इसमें ये चीज़ें शुमार की जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अगर किसी के पित्ते में पथरी है तो कौन सी चीज़ें उसको बिल्कुल इग्नोर करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? अच्छा जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जैसे चिकनाई वाली चीज़ है, अब उसमें वो जब भी खाएंगे जो देर से हजम होने में खुराक, एक सिंपल तो मैं एक चीज़ बता दूंगा ना, जैसे देर से जो खुराक हजम हो रही है वो डिस्टर्ब करती है। अच्छा, दूसरी चीज़ सबसे पहले आलू आ जाता है, सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ें हैं, पालक, साग, मेथी, और बीफ का इस्तेमाल जो इसमें हम बिल्कुल मना कर देते हैं, चिकनाई वाली चीज़ें बिल्कुल मना कर देते हैं, अमरूद है, बैंगन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बेसिकली पित्ते के पथरी का मरीज़ जब भी खाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, और उसको देर से हजम होने की वजह से उसको दर्द भी हो सकती है और मतली की कैफियत भी हो सकती है, और डेफिनेटली उसको फिर इमरजेंसी के लिए जो फिर वो पेन किलर की तरफ जाना पड़ेगा उसमें। ऑलराइट, तो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो लोग गोश्त के भी बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो गोश्त भी बिल्कुल अवॉइड करें? नहीं, देखिए, पाबंदी तो है इस चीज़ की कि आप अपनी खुराक जो आपकी सेहत के लिए बेहतर है आप वो चीज़ इस्तेमाल करें। जो आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, वो चाहे गोल्ड प्लेटेड का पानी आप पी रहे हैं या आप कोई अच्छा मिनरल वाटर पी रहे हैं, अगर आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो फिर गोश्त, वो ऐसा गोश्त को क्या करना है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपने खाने के बाद हॉस्पिटल जाना है या आपने तकलीफ में रहना है, तो वो चीज़ें तो फिर ऐसे पॉसिबल नहीं है। बेसिकली तो हम जितने भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, क्योंकि हम तो क्लेम करते हैं कि हम तो जो बहुत ज़्यादा ऐसी सीवियरिटी जिसके अंदर ना हो, तो उन लोगों को तो होम्योपैथिक से बड़ा अच्छा उसका जो हम ट्रीटमेंट कर देते हैं और वो उसका इलाज मौजूद है बगैर किसी ऑपरेशन के। हमारे पास 20 ऐसे पेशेंट्स की रिकॉर्ड या फाइल ऐसी मौजूद हैं जो हम शेयर कर सकते हैं अपने पेशेंट्स के साथ कि उनको सर्जरी की तरफ नहीं जाना पड़ता। हाँ, वो बात अलग है अगर किसी पेशेंट्स का पिता बहुत ज़्यादा स्टोन्स के साथ भरा हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा पथरी है, तो उसको तो हम कभी भी नहीं करते, उन्हें यही कहते हैं जी कि आप सर्जरी की तरफ जाएं। अच्छा, तो हमने ये तो डॉक्टर साहब बात कर ली कि क्या चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, तो फिर कुछ हेल्दी चीज़ें बता दें जो कि खानी चाहिए इन पेशेंट्स को। जी देखें, इसमें मैंने बताया ना कि जब बाइल इसमें सफरा जो है ये सख्त हो जाता है, क्योंकि एक कॉमन चीज़ हम जब हम क्लेम करते हैं जी कि होम्योपैथिक में हम इसका पित्ते की पथरी का इलाज कर रहे हैं, तो उसमें एक बड़ी जो मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि जो अनसेंसिस पीपल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं ऐसी चीज़ें हैं, वो कहते हैं जी पथरी की पथरी तो निकल नहीं सकती, एक क्लेम किया जाता है ना, हमें ये कहा जाता है। हम उनसे ये पूछते हैं जी पित्ते की पथरी निकलेगी कहाँ से, वो ये हमें बोलते हैं। हम उन्हें ये पूछते हैं जी पित्ते की पथरी आई कहाँ से, जहाँ से आई है ये वहाँ पर ही जाएगी। भाई ये इसका बाइल था, इसका सफरा तो जिसके अंदर ही वर्क कर रहा था और ये प्रोसेस था। अब जब आपकी खुराक, आपका लाइफस्टाइल उस तरह से हुआ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, आपकी बाइल बढ़ा, जिगर ने गर्मी पैदा करना शुरू की और ये बाइल अपने टाइम से नहीं जब खारिज हो रहा था तो ये हार्ड हो गया। अब हमारी दवाइयाँ क्या करती हैं, उसको सॉफ्ट कर देती हैं, उसको वापस उसकी अपनी जगह में ले आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये स्टोन होता है कि ये पिगमेंट होता है? बाइल पिगमेंट होता है कि स्टोन होता है? नहीं, बाइल पिगमेंट देखें, मैंने बताया ना कि 2 चीज़ों से पथरी बन रही है, एक कोलेस्ट्रॉल से बन रही है, ठीक है, और एक जो है बाइल पिगमेंट से बन रही है। बाइल पिगमेंट से जो पथरी बन रही है बेसिकली वो उसकी जो चीज़ आती है वो लीवर की
गरमाइश की वजह से, जिगर की गरमाइश, बेसिकली हमारा जो जिगर ये हरारत पैदा करता है ना, बेसिकली इसने आपकी बॉडी को पूरी चीज़ को करंट देना है और इसको डिटॉक्स करना है पूरी बॉडी को। अब जब लिवर से ही आपको बाइल पूरी तरह से नहीं मिल रहा, उसमें गरमाइश आ रही है और उसमें वो प्रॉब्लम कर रहा है आपको, यानी उसको खुराक को हजम नहीं करने दे रहा है, उसको पित्ते को जोर लगाना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली फिर वो पित्ता हार्ड हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई की जो पथरी बनेगी, वो भी पथरी दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन जब बनती है तो उसको डेफिनेटली उसमें हम कॉज देख लेते हैं। जब टेस्ट मेडिकल रिपोर्ट्स करवाते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि ये आपकी जो है बाइल की वजह से बन रही है या कोलेस्ट्रॉल की वजह से बन रही है। तो फिर हम उस तरह से होम्योपैथिक में उस तरह से इलाज किया जाता है कि भाई ये बाइल की पथरी है तो डेफिनेटली इसको जो है हम बाइल के पिगमेंट्स की वजह से जो बनी है इसको हम ट्रीट उस दवाइयों से किया जाए, ना कि हम कोलेस्ट्रॉल वाली दवाइयों से करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किडनी में स्टोन्स हो तो उसका एक लेजर ट्रीटमेंट भी है, तो क्या जो हमारे पित्ते में पथरी है उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट है? नहीं, देखें, किसी भी तरीके इलाज की इफादियत से हम इनकार नहीं करते। पित्ते की पथरी का भी अब रिसेंटली आके जो उसमें ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, लेज़र के थ्रू कर देते हैं या सुराख करके कैमरे के थ्रू उसमें कर रहे हैं, वो चीज़ें भी हैं। लेकिन बीइंग ए होम्योपैथ, मैं तो प्रोफेशनली हम ये क्लेम करते हैं ना कि हमारे यहाँ तो किसी सर्जरी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अब गुर्दे की पथरी की आप जैसे बात की कि उसमें लेज़र ट्रीटमेंट अभी कुछ सालों से ये इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे पहले तो डेफिनेटली होम्योपैथिक तरीका इलाज की वजह शोहरत जो है वो गुर्दे की पथरियाँ हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम काउंट करते हैं ना। अब उसमें आप ये चीज़, जिसमें हम ये क्लेम कर देते हैं कि आप लेज़र करवा के, हमारे पास भी ऐसे पेशेंट आते हैं कि जो पेशाब की नाली में पथरी फंस गई, अब उसको क्या करेंगे? अब उसके लिए आपको फिर या तो आपने पानी पीना है या आपने उसी तरह से अपनी जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा वाटर इनटेक करना है या ऐसा ज़्यादा लिक्विड आपने लेना है जिससे वो निकल जाए, लेकिन नहीं निकलता। अब जब गुर्दे की से पथरी निकल के आपके यूरेटर में या यूथरा में आगे फंस गई तो मुझे बताएं, कोई ऐसी लेज़र, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई इसको निकाल सके। उसमें भी आके होम्योपैथिक आपको हेल्प आउट करती है और होम्योपैथिक ही उस पथरी को निकालने में हेल्प करती है कि जी ठीक है, इससे वो रेत के जर्रे बन के वो निकल जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर शॉर्टकट का बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत होती है तो डेफिनेटली वो जाते हैं, उस तरफ जाते हैं कि नहीं जी सबसे पहले हम वो काम करें जिससे जल्दी हमें आराम ले जाए। अब जैसे कहा जाता है होम्योपैथिक सुस्त तरीका इलाज है, भाई आप 15 दिन में अगर आपकी पथरी रिमूव हो गई है तो इस मैजिकली अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं। तो जब आप एक ऑपरेट करवा रहे हैं, जाके सर्जरी करवा रहे हैं, तो सर्जरी करवाने के बस 1 से 1.5 महीना आपको उसमें परहेज पे भी रहना है, आपको हॉस्पिटल भी एडमिट रहना है, आपने घर भी रेस्ट करना है, तो वो 15 दिन बेहतर है या वो दूसरे चीज़ बेहतर है? तो हमारी तो होम्योपैथिक में अब जैसे जो गुर्दे की पथरियों का आपने जो नाम लिया उसमें देखें ना, अब जो लोग यूरिक एसिड जिनको बहुत ज़्यादा है उनको गुर्दे की पथरी बनेगी। इसी तरह से जो लोग कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या जिन लोगों में कैल्शियम बिल्कुल नहीं है, तो जब ब्लड प्योरीफाई करके आपको किडनीज में से उसको फिल्टर कर रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर जो क्रिस्टल जम जाते हैं वो भी आपके गुर्दे की पथरी की वजूहात बन जाते हैं। अच्छा, अब इसमें हम दूसरी तरफ बहुत सारा ये टॉपिक आ जाता है इसमें। जब यूटीआई इन्फेक्शन शुरू हो गया, इट्स मीन कि आपके किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो गया है। जब पेशाब बहुत सारा गदला आ रहा है या वो जोर लगा के आ रहा है, इट्स मीन कि आपके गुर्दे बेहतर काम नहीं कर रहे, आपको इसमें केयर की जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस टाइम जाके डॉक्टर के पास जाते हैं, उस टाइम स्कैन करवाते हैं कि जब हमें पता चलता है कि नहीं जी अब गुजारा इसका नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने बोला कि वाटर इनटेक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हाइड्रेशन का, तो अगर किसी को पथरी है तो उसका वाटर इनटेक कितना होना चाहिए एक दिन में? हाँ, अब देखें, अब उसमें भी ये चीज़ आ जाती है। बाज़ लोग कहते हैं जी गुर्दे में पथरी होगी, पानी आप दबा के पिएं, ठीक है, लेकिन नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जिस पेशेंट को तो यूरिन ठीक आ रहा है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे। जिस पेशेंट को यूरिन रुक के आ रहा है, तकलीफ के साथ आ रहा है, अगर वो पानी ज़्यादा पिएगा उसकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ेगी, उसे वॉमिट भी होगी, उसे प्रॉब्लम भी होगी। तो ये दोनों चीज़ें जो हमारे यहाँ पर ये बड़ी कॉमन चीज़ें जो ना, इसमें लोग इतना इसको समझते नहीं कि हमने किस चीज़ को किस तरह से कब इस्तेमाल करना है। तो जब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है आपका और आपको पेशाब में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है, आपको उसमें महसूस हो रहा है कि इसमें गदरापन आ रहा है, इसमें पेन आ रही है, इसमें क्रिस्टल्स आ रहे हैं, तो वो क्रिस्टल बेसिकली क्या होते हैं कि वही पीछे आपकी पथरी को बना रहे होते हैं। लेकिन फिर वही चीज़ कि आप अगर पानी का इस्तेमाल आप रूटीन में ही ज़्यादा आप पानी पी रहे हैं कि जब मुसीबत पड़ी तो उस टाइम पीना, उसका क्या फ़ायदा? उससे पहले ही अगर आप पानी इस्तेमाल ज़्यादा पी रहे हैं, आप खरबूजे का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, आप तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें जब आप खा रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपको जो प्रॉब्लम उसमें क्रिएट नहीं होता इसमें इस तरह से। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे कि आपने भी बताया कि ऑपरेशन की तरफ हम फौरन भाग जाते हैं और हम कहते हैं इंस्टेंट हमें रिजल्ट मिल जाए, और वो जो 15 दिन का इलाज आपने बताया लोगों को उस हवाले से भी पता ही नहीं है, तो लोग अगर पित्ता निकलवा दें तो क्या मतलब ये नॉर्मल है, इसका कोई नुकसान है? नहीं, देखें, एक अल्लाह पाक ने नेमत एक जब दी हुई एक ऑर्गन बॉडी के अंदर है, उसका डेफिनेटली वो ऐसे तो नहीं अल्लाह पाक ने उसको बनाया, तो उसके बाद भी आपकी कॉम्प्लिकेशन मोस्टली मैं ये कह सकता हूँ कि 50% कम हो जाती हैं, लेकिन 50% उसी तरह से रहती हैं कि वही बात है कि जब भी आप कोई सख्त खुराक, देर से हजम होने वाली खुराक खाएंगे, आप ऑयली चीज़ कोई खाएंगे या आप पालक, साग, मेथी
और बीफ स्पेशली, ये जब भी आप खाएंगे तो आपको मैदे की दर्द या मत्ती या उल्टी इस तरह की चीज़ें जो हैं ये चीज़ें रहती हैं। और मैदे के मिसाइल जो हैं वो पूरी लाइफ के लिए जो पेशेंट्स को उसमें सर्वाइव करना पड़ता है। बजाय इसके कि आप ये समझें कि आपने पित्ता रिमूव करवा दिया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। और ज़ाहिर बात है कि हर चीज़ की जो इफादियत को हम कभी भी नहीं कर सकते। तो पित्ता एक बहुत ख़ास हमारे जिस्म का एक अज़ू है। ज़ाहिर बात है कि हिस्सा ऐसा है कि उसने जो है आपकी खुराक को हज़म करने के लिए आपको काफ़ी चीज़ों को जो आपको बेहतर उसमें मैनेज करके रखना होता है इसमें। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा डॉक्टर साहब, नाश्ते का थोड़ा सा बताएं कि नाश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमारे दिन का आगाज़ नाश्ते से होता है। तो जिन लोगों को ये मसला है पित्ते की पथरी का, उनके नाश्ते में क्या चीज़ लाजमी होनी चाहिए? अच्छा देखिए, मैं वही जितनी आप सिंपल और सादी खुराक खा रहे हैं उसमें वो चीज़ें जो हैं, जैसे जौ का दलिया बेहतरीन चीज़ है इसके लिए। और उसके बाद आपके लिए जो इसमें हम ऑमलेट आप बनाएंगे उसमें देसी घी में, लेकिन ठीक है। लेकिन उसमें ऑमलेट को बनाने का भी तरीक़ेकार ये है कि उसमें आप जो वेजिटेबल्स की तादाद है वो ज़्यादा होनी चाहिए आप में। ठीक है जी, जैसे शिमला मिर्च है या छोटी छोटी सी गाजर है, टमाटर है, प्याज है, ये चीज़ें पित्ते की पथरी वाले पेशेंट्स को तंग नहीं करती, पकी हुई जो होती हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। और लेकिन मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि जो भी आप नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर का खाना या रात का, उसको आप कभी भी खुराक को पित्ते के मरीज़ जिन्होंने पित्ता रिमूव करवा दिया वो प्लस जो कि आपके अभी जिनको पेन है, कभी भी आप पेट भर के खाना ना खाएं। आप सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जब आप खाएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। जब भी आप पेट भर के ज़्यादा खाएंगे तो डेफिनेटली आप नॉर्मल इंसान को भी प्रॉब्लम होता है। तो जो पेशेंट ऑलरेडी पित्ते की पथरी की वजह में सर्वाइव कर रहा है तो डेफिनेटली उसको वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आप खुराक जो भी खाएँ लेकिन उसको एक मिकदार में खाएँ, चाहे थोड़ी थोड़ी देर बाद खाएँ, तो वो चीज़ें आपको जो वो डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करती। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोल्ड ड्रिंक्स का बताएं कि क्या कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए इन पेशेंट्स को? नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स तो हम हर पेशेंट को कहते हैं ये अवॉइड करनी चाहिए। एक जो 250 ml का एक कोल्ड ड्रिंक है उसमें 6 चम्मच चीनी होती है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब जो पाकिस्तान जो जीरो है उसमें भी शुगर होती है और लोगों को नहीं पता। बहाने है ना, जैसे इस्लामिक बैंकिंग है या दूसरी बैंकिंग है, हम तो उसी चीज़ में ये भी आ जाती है कि आप इसको ये ज़ीरो कैलोरीज है जी, ऐसा नहीं है। वो कौन सा हमारे पास ऐसा आला या ऐसा मॉनिटर है कि जिसको हम उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं कि ये इसमें है शुगर है या नहीं है। तो शुगर तो 6 चम्मच जो पाकिस्तान मेरा ख्याल भी पहले नंबर पे शायद आ गया होगा या अभी दूसरे नंबर पे है शुगर के हवाले से। तो उसमें जो लाइफस्टाइल है ना बेसिकली हमारे यहाँ पर वो है ही ये कि आपका जो खाना ही है वो ही जाके रात को 10 बजे 11 बजे आ रहा हो, टीवी के सामने बैठ के खा रहे हैं और उसी बिस्तर पे आपने लेट जाना है। बिल्कुल ऐसे। मैं तो अभी गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूंगा कि गवर्नमेंट अभी 8 बजे या 7 बजे जो ये मार्केटें बंद करवाने का जो कर रही है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हो जाएगा। लोग टाइम से घर जाएं, टाइम से खाएं, टाइम से सोएं और टाइम से उठें। सुबह फजर के टाइम उठें, उस टाइम बिजनेस शुरू करें, उस टाइम कारोबार करें और उस तरह के हिसाब से अपनी लाइफ गुजारें जैसे यूरोप पूरा चल रहा है। वेरी गुड। तो हम बीइंग ए मुस्लिम मान, हमारी जो मार्केट है वो खुलती है 1 बजे जाके, तो आप जाके उसको रात 11 बजे 12 बजे बंद करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सेहत के मिसाइल के ऊपर बड़ा उसके साथ जो असरअंदाज होता है कि आपने सुबह उठे और जाके आपने नान चोना का नाश्ता कर लिया, पाए खा लिए। मैदा सबसे ज्यादा हमारे में लाहौर में इस्तेमाल किया जाता है। ऑफिस में बैठे रहते हैं, आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। एक्टिविटी करने वाले लोग जो होते हैं बेसिकली उनका लाइफस्टाइल, मैं ये कहता हूँ कि ब्लेम करता हूँ, आप बिलीव करेंगे जो बंदा वॉक रूटीन के साथ कर रहा है हफ्ते में 5 दिन वो बूढ़ा नहीं होगा और ना उसको कोई बीमारी लगेगी। और कितनी देर वॉक करे वो? कम से कम 30 मिनट सुबह कर ले और 10 मिनट शाम को कर लें। ठीक है। ये करने से आपकी जो सेहत है, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर है, यूरिक एसिड है, बॉडी डिटॉक्स है। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ आती है कॉन्स्टिपेशन जो है, ये बहुत सारे जो इमराज हैं उसकी ये वजह है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने लाइफस्टाइल की बात किया कि हमारा जो लाइफस्टाइल है ना वो जड़ है इन सारी बीमारियों का, जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। तो ये बताएं कि जो आम बंदे हैं जिनको भी पथरी नहीं है वो अपनी डेली रूटीन में कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं, अनहेल्दी उनकी हैबिट्स हैं जो उनको इस तरफ लेके जा सकते हैं? सबसे पहली चीज़ जी, वो पेशेंट, वो ऐसे हजरात जिनको कब्ज़ रहती है, वो अपना इलाज ज़रूर करवाएं। और उसका बेहतरीन इलाज लाइफस्टाइल वही है कि अगर वो 30 मिनट वॉक कर रहे हैं और अपनी खुराक के अंदर फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन लोगों को कभी भी पित्ते की पथरी नहीं बनेगी। जो लोग बाज़ार के समोसे, बाज़ार की चिप्स और आजकल जो मार्केट्स में वो कैचअप्स और ये आप देख रहे होंगे छोटे छोटे जगहों पर। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पित्ते की पथरी के अभी जो मर्द हजरात में बहुत ज़्यादा उसकी कॉज आना शुरू हो गई है, वो मैं ब्लेम करूँगा कि आजकल जो हमारे ये मोस्टली फास्ट फूड में जो माइनीज़ इस्तेमाल की जाती है। अच्छा। आप लोग कभी माइनीज़ को ये इनको जो लोग बना रहे हैं उनको कभी देखें तो मेरा ख्याल लोग बर्गर खाना, ये चीज़ें खानी छोड़ देंगे कभी भी, क्योंकि माइनीज़ में टोटल आपको ऑयल और घी उसमें मिक्स किया हुआ, और वो कौन सा घी मिक्स किया हुआ है ये आपने, मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। तो अच्छा। वो आपकी चिकनाई के, आप मुझे बताएं कि मैं अगर आपको यहाँ पर भी किसी, ये साहब इतने लोग खड़े हैं यहाँ पर, मैं अभी 5000 10,000 पे करूँ और मैं कहूँ ये 3 चम्मच आपने, ये 4 चम्मच आपने घी के जो जला हुआ जो ख़राब, ये आपने पीने, कभी भी कोई नहीं पिएगा।
बिल्कुल ऐसे। कभी नहीं पिएगा ना। लेकिन फास्ट फूड में लेकिन हम खा जब रहे हैं वो आपकी चीज़ें। आंखों के आगे एक पर्दा रख के और आपको उसमें माइनस की शक्ल में वो जब खिला दिए जाते हैं 4 चम्मच, तो डेफिनेटली उसने क्या करना है, उसने जाके आपके लिवर को इलाज करना है, उसने आपको जाके पित्ते को ख़राब करना है, उसने जब आपके किडनी से उस चीज़ ने प्रोसेस होकर ब्लड के थ्रू से नहीं निकलना, उन क्रिस्टल्स ने, उन पार्टिकल्स ने जब किडनीज के अंदर आके फंस जाना है, तो फिर वो स्टोन्स की सूरत में बनेंगे, किडनी श्रिंक की सूरत में बनेंगे, या फिर आपके जो किडनीज को डैमेज करके उसने किसी ना किसी तरीके से अपना रास्ता निकालना है कि ब्लड ने जब उसको प्योरीफाई करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली फिर हाइपरटेंशन के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, और इसी तरह से कॉन्स्टिपेशन के, इंटेस्टाइन का, आजकल जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, कोलाइटिस के बहुत आते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ें सारी हमारी, पहले बीमारियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी, पहले बहुत ज़्यादा कम सुना जाता था कि जी क्या हो गया, लेकिन जैसे जैसे हमने फास्ट फूड में तरक्की की है, उसी तरह हमने बीमारियों में भी तरक्की बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी सवाल लेते हैं। जी हाजी साहब, क्या कहेंगे आप? जी बताएं जी, क्या इलाज करें इसका? हेलो जी जी, आप अपना सवाल बताएं। सवाल बेटा यही है कि मैंने बताया कि ये हाजी इकबाल, मैं जंग से बोल रहा हूँ। जी जी। तो इसका पित्ते की पथरी नहीं है, आम पथरी है, एक रेत के दाने के बराबर, वो दर्द आती है, ऊपर है। अच्छा जी ठीक है जी डॉक्टर साहब। किसके ऊपर? इन्होंने पित्ते के ऊपर, पित्ते की पथरी नहीं, गुर्दे की कह रहे हैं, किसकी कह रहे हैं? क्योंकि पित्ते में अगर गुर्दे पथरी की, नहीं गुर्दे की। है, गुर्दे की पथरी है जी। देखिए उसमें आप अल्ट्रासाउंड शेयर कर दें, उसमें पता चल जाता है कि इसका साइज़ क्या है और जो भी है, यानी 1.8 mm तक या 1.9 mm तक या 2.0 जो mm है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये होम्योपैथिक से इसमें बड़ा अच्छा इलाज है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपको ऐड करता चलूँ आपके प्रोग्राम के तवसल से, कि पित्ते की पथरी, गुर्दे की पथरी, और प्लस एक जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं सिस्ट, अच्छा, जो पानी की थैली बन जाती है अक्सर। अच्छा, इसकी वजह से भी बाज़ वहाँ पित्ता निकलवाना पड़ जाता है। और मैं फिर भी वही आपके तवसल से, आप लोग जो माशाल्लाह दुनिया न्यूज़, लाहौर न्यूज़, जो अवेयरनेस लोगों में बहुत ज़्यादा इतने सालों से उजागर कर रहे हैं, तो वो सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है कि कभी भी सिस्ट बन जाए, गुर्दे में बन जाए या आपके पित्ते में बन जाए, तो खुदारा उसके लिए किसी भी अच्छे होम्योपैथ से आप उसका इलाज करवाएं, उसको कभी भी रिमूव ना करवाएं। और मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आप स्कैन दोबारा करवा लें, लेकिन लास्ट ऑप्शन तो आपके पास है उसको रिमूव करवाने का, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयाँ से आप 1 महीने बाद जहाँ से जैसे मर्जी अल्ट्रासाउंड करवा लें, वो चीज़ें आपकी जो है वो ख़त्म हो जाती हैं इसमें। ठीक है, तो पित्ते की पथरी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि होता क्यों है। बहुत सी ऐसी हमारी डेली लाइफस्टाइल में हैबिट्स हैं जो कि बहुत नुकसानदेह हैं, उससे ना सिर्फ पित्ते की पथरी होती है बल्कि बाद में हमें बीपी का भी मसला होता है, हमारी किडनी में भी स्टोन्स होते हैं। डॉक्टर हमजा बुखारी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब और कुछ फिजिकल फिटनेस के हवाले से बात कर लेते हैं। और आज हम एक नहायत आम मगर नज़रअंदाज किए जाने वाले मसले यानी पट्ठों के खिंचाव और गर्दन के अकड़ाव पर बात करेंगे, जिसकी शरह पाकिस्तान में तकरीबन 5.9% से 38.9% तक पाई जाती है, जबकि आलमी सतह पर भी तकरीबन 20% अफराद ज़िंदगी में किसी न किसी वक्त गर्दन के दर्द का शिकार होते हैं। सादा अंदाज में कहें तो हर 3 में से एक शख्स इस मसले से मुतासर हो सकता है। और आज हम फिजियोथेरेपिस्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पट्ठों के खिंचाव और गर्दन में अकड़न की वजूहात क्या हैं और इस दर्द को किस तरह कम किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर वो कौन सी आसान वर्जिशें हैं जो घर पर बैठकर की जा सकती हैं। और उसके लिए हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट भी मौजूद है, दोनों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नूर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम अना, हाउ आर यू? जी शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा डॉक्टर नूर, सबसे पहले तो बताएं कि ये जैसे हमने अभी बात की है कि जो गर्दन में अकड़ाव है और जो पट्ठों का खिंचाव है, मुझे लगता है कि तकरीबन हर जैसे 3 में से एक जो बंदा है वो इसका शिकार है, और ज़्यादातर जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनमें तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसकी बेसिक वजूहात क्या है? अच्छा, गर्दन के दर्द की अगर बात कर ले तो उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि आप अपनी गर्दन को किस पोजीशन में रख रहे हैं, आपका पोस्चर किस तरह से रख रहे हैं। अगर आपने जैसे ऑफिस में जाने वाले लोगों की बात की तो देखें, अगर उनका काम का तरीका है या तो वो गर्दन झुका के काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उनकी गर्दन हमेशा नीचे की तरफ झुकी हुई है। तो उससे क्या होता है, जो आपके पीछे गर्दन की पिछली साइड के मसल्स हैं वो लेंथनिंग की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही एक चीज़ में स्ट्रेच पैदा होता है, वो स्ट्रेच आपकी
जो मसल्स हैं उसके दरमियान में एक छोटी छोटी सी गुठलियाँ बनाना शुरू कर दे, जैसे आम जुबान में सारे नोट्स कहते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं, इस तरह की चीज़ें उसे कहना शुरू कर देते हैं। एक और बहुत बड़ी रीज़न है हमारा मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। मोबाइल के इस्तेमाल में हम नहीं देखते, हमारी गर्दन बहुत आगे तक ले आते हैं। और एक हमारी बड़ा नेक का वेट सबसे ज्यादा है और वो जो पड़ता है Exactly. पीछे आई गेस वो हम बन जाता है जिसको हम बैक भी कहते हम हैं। बहुत इट टेक सम टाइम वो बनने में, लेकिन हाँ हमारा अगर पोस्चर हम बहुत देर तक वैसा रखते हैं तो डेफिनेटली बन जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, आपने जैसे वेट की बात की, हमारे जो सर का एक वेट है इट वेज अराउंड 5 to 6 kgs नॉर्मली जो है। जैसे ही हम 1 इंच तक हमारी गर्दन आगे करते हैं, मतलब हमने हमारी गर्दन इट शुड बी अलाइन विद योर ईयर, आपके कान और कंधे हमेशा अलाइन होने चाहिए, ये आपका सही वाला पोस्चर है। अब जैसे ही हमने 1 इंच तक आगे किया ना, वही वेट आपका 6 से 12 किलो पर चला जाएगा। अब आपने यही करते करते अगर थोड़ी, जैसे हम फ़ोन इस्तेमाल करते करते यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे ही ये किया वही वेट आपका 12 से 21 किलो पे चला जाएगा। अब वो 21 पे कैसे जा रहा है? अब सर का वजन तो नहीं बढ़ रहा ना, अब आपके जो मसल्स हैं, जितने जो आपके स्कल और आपकी गर्दन के जितने मसल्स हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, नाउ दे आर ट्राइंग टू उसे ठीक से वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी बॉडी के बाकी मसल्स के साथ। अब एक खिंचाव आना शुरू हो रहा है, अब जैसे ही वो खिंचाव आना शुरू हो रहा है, वो बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं तो वेट ज़्यादा होना शुरू हो गया। वेट ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी नोट्स भी बनेगी, आपको पेनफुल भी ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनका भी सवाल लेते हैं। राना गुलसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम बाजी, क्या हाल है? खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं बाजी। ये जरा पट्टों के बारे में बाजी बैठी हुई थी यहाँ पे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, मैं कमर चाय में काम करता हूँ, राना गुलजार अहमद मेरा नाम है। अच्छा। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये गर्दन के पट्टे हैं, इसमें दर्द किस लिए होता है और इसमें कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए? अच्छा, गर्दन के पट्टों में? जी जी, ये गर्दन के पट्टे, ये शोल्डर जो है ना जी, इनमें ज्यादा दर्द होता है। ये कोई खुराक की वजह है, ठंडा पानी पीने की वजह है? बाजी बैठी हुई है माशाल्लाह, तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये गर्दन और पट्टों का दर्द ये किस वजह से होता है और इसकी दवाई इस्तेमाल करें या इसमें कोई खुराक का कोई मसला है? ये क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर नूर, आपने सवाल तो सुन लिया होगा। बिल्कुल सुन लिया। अभी हमने बताया कि बहुत बड़ी रीज़न है हमारे बैठने का अंदाज, हमारी गर्दन झुका के बैठने का, या हम शोल्डर्स का, बहुत सारे लोग शोल्डर्स को आगे की तरफ रख के बैठते हैं, इसकी वजह से भी आपके शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन आ जाती है। कर लेना कर लेना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी सी प्रैक्टिस है, अगर हम करना शुरू करें तो हम उसे बेहतर कर सकते हैं। खुराक का इस्तेमाल आपके पट्ठों की मजबूती में बेशक बिल्कुल काम कर सकता है, जिसमें आपको कैल्शियम लाजमी लेनी चाहिए, आपको विटामिन डी लाजमी लेना चाहिए, आपको मैग्नीशियम लाजमी लेना चाहिए। हमारे मसल्स स्टिफ होते हैं, कुछ होते हैं मैग्नीशियम की कमी की वजह से होना शुरू हो जाते हैं। विटामिन डी के बारे में कहते हैं कि सन एक्सपोजर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जॉइंट्स एंड योर मसल्स, लेकिन मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल आपके पट्ठों की रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये लेना चाहें, आप केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी मिकदार में मैग्नीशियम और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठंडे पानी की जहाँ तक बात की, ठंडे और गर्म से फ़र्क पड़ता है। हमारे जैसे अब आगे गर्मियाँ आना शुरू हो गई हैं, हम एकदम से गर्मी से आते हैं और डायरेक्टली AC में चले गए, ठंडा पानी पी लिया, ऑब्वियस सी बात है आप ठंडा और गर्म करोगे वो एकदम से अकड़ाव आपको देगा। तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, वो आपके सिर्फ पट्ठों को नहीं आपके गले को भी ख़राब करेगा। ऑलराइट, ठीक है। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं गर्दन के पट्ठों की और साथ हमारा जो शोल्डर का अकड़ाव है उस पर, तो अना आपसे जानेंगे इसके लिए हमें कोई ईजी एक्सरसाइजेस बता दें। जी बिल्कुल। एक्सरसाइज से फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि आपने अपना सोने का भी पोस्चर को देखना होता है कि अक्सर लोग जो है बहुत ऊंचा तकिया रख के सोते हैं, ठीक है, और फिर वो जब सुबह उठते हैं तो उनके मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ हुए होते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। कि जब आपने सोना है तो आपका पिलो जो है 3 इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है, और आपने उसको खाली अपने हेड के नीचे नहीं, अपने शोल्डर तक आपने उसको रखना है और फिर आपने सोना है, ठीक है। इससे आपके नेक और आपके शोल्डर के जो मसल हैं वो इक्वल रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको ये प्रॉब्लम रहती है कि जैसे अब कॉलर ने कहा कि मेरे बहुत ज़्यादा पट्टे खिंचे रहते हैं, तो जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है बैठते ही AC में हैं, तो बेशक आप AC में बैठते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना अपना इस एरिया को जो है कवर करके रखें। जितना आप इस एरिया को कवर करके रखेंगे उतना ही आपको रिलैक्स फील होगा। जितनी ठंडी हवा लगेगी आपके मसल्स को, यहाँ तक कि लोग जिम भी जाते हैं ना, तो ये वर्कआउट किया, स्वेटिंग हुई, सफोकेशन फील हुई, तो AC के सामने चले गए, वो चीज़ें जो हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनका भी सवाल लेंगे। ज़ियाउल्लाह मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी सवाल पूछिए।
मैम सलाम वालेकुम। मैम ये गर्दन के पट्टे के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरा ये विटामिन जो बी है ये मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये इसके बारे में बता दें मेरे लिए। ठीक है जी, ठीक है ना, आप कंटिन्यू करें, इसके बाद हम जवाब देते हैं कॉलर। अच्छा, तो इस तरह से आप जो है इतनी सी एहतियात करें तो काफ़ी आपको फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। और जहाँ तक वर्कआउट की बात है, जब आप उठते हैं, गुड मॉर्निंग जब आपकी होती है, अभी बेड पे ही आप होते हैं, तो आप सिंपली जो है इस तरह से बैठ जाएं, ठीक है, बैठ जाए और अपनी नेक को अपने हाथों के वज़न से ही बैक प्रेस करते हुए 20 सेकेंड आप वेट करें। इसी तरह से डाउन प्रेस करते हुए आप 20 सेकेंड वेट करें। इसी तरह से ही आप राइट एंड लेफ़्ट जो है, यहाँ से मैं प्रेशर कर रही हूँ, ठीक है, इसको प्रेस कर रही हूँ, और राइट पे भी इसी तरह से कोशिश करें। आपकी अगर चिन आपके शोल्डर पे जाके टच हो रही है तो इट्स मीन्स कि मसल आपके कंट्रोल में। अगर यहाँ से आगे ही नहीं जा रही तो आपके मसल जो है बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुके हुए हैं, ठीक है। आपने ये करने के बाद और आप रोटेट करेंगे नेक को राइट साइड 20 टाइम्स एंड लेफ्ट साइड 20 टाइम्स, ठीक है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अगर किसी को माइग्रेन का इशू नहीं है तो वो आप अपनी नेक को जो है अपने बेड से डाउन भी हैंग कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी जो है वो तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है। मैं भी कभी बहुत ज़्यादा थकी हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ और वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग हाँ, लेकिन जिनको माइग्रेन का इशू होता है ना, उनके लिए वो जब ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा से एकदम से जाता है ना सिर में, तो उनको सर में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ के लिए थोड़ी सी एहतियात कर लिया। अगर जिनको माइग्रेन, अगर जिनको नहीं है तो उनके लिए तो वेल एंड गुड है। यहाँ तक कि आपकी नेक की जो लाइन भी बड़ी अच्छी से बन जाती है और नेक के मसल भी बड़े अच्छे से हो जाते हैं। ये सारों को ज़्यादा अच्छी मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। और आपकी जितनी भी मैं एक्सरसाइज जहाँ पे अटेम्प्ट करूँगी आप इजीली अपने बेड पे कर सकते हैं, ठीक है। आज मैंने अपने शूज़ रिमूव किया इसीलिए कि मैं इजी से बता सकूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा होता, ठीक है। आप सिंपली ऐसे अपने बेड पे, ठीक है, नेक अप, कोबरा, अच्छा कोबरा पोज, ओके, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ स्ट्रे करना, ठीक है। और कितने सेकंड्स के लिए? 20 कर ले, 30 कर ले, जितना आपके पास टाइम है, ठीक है, ठीक है। मिनिमम 20 तो करेगा, 20 सेकेंड 30 सेकेंड आप करें, ठीक है। इसको आप 3 to 4 टाइम्स आप इस अटेम्प्ट को करें, ठीक है। किया आपने, अब ब्रीथ जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप लॉन्ग ब्रीथ जितना करेंगे, स्टे करें और आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ब्रीथ करने में आपने जो है ज़्यादा टाइम लेना है, ठीक है। और एक्सेल करने में आपने कम टाइम लेना है। मीन्स कि आप ब्रीथ कर रहे हो, ठीक है, और जब आप एक्सेल कर रहे हो तो बहुत स्लो 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 स्लो, ठीक है। एकदम से आपने नहीं करना, ठीक है, स्लोली रिलीज, स्लोली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल बॉडी के लिए शोल्डर के साथ हमारी बैक पे भी जाती है पेन, हमारी लेग्स पे भी पेन जाती है। तो सिंपली आप सिंपल सीधा बैठ जाएं, ठीक है, सीधा बैठ जाए और कोशिश करें अपनी टो को अपनी नी की तरफ खींचें, ठीक है, और स्ट्रेट करें डाउन, ठीक है। इस तरह से टो को फुली जोर के साथ आपने अपनी तरफ खींच के ऊपर उठाना है, ठीक है। आपकी काफ में, बहुत सारे लोगों को आपकी काफ में पेन हो रहा होता है, थाई में पेन हो रहा होता है, ज़्यादातर यहाँ भी बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी पिंटलियों में बहुत दर्द रहता है, ठीक है। सिंपल है कि आप अपने मसल्स को जो है रिलैक्स करने के लिए ये हर एज का बंदा कर सकता है, इसमें कोई भी नहीं है कि भी ये बिगनर के लिए है या बहुत ज़्यादा ओल्ड के लिए है, ये हर कोई कर सकता है, ठीक है। पिलो, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि अच्छा अब हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रही हैं आप ना, ठीक बिल्कुल भी है। लोगों ओके, के लिए ये रखेंगे, ठीक है, ये रखेंगे। अब हमारा जो हील है, हमने टो को स्ट्रेच किया, हील को हम डाउन लगाएंगे, ठीक है, डाउन लगाएंगे। लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा मसल के इशू होता है, कुछ लोग कहते हैं हम सोए होते हैं हमारी टांग में जो है मसल पुल हो जाता है, जिसको क्रल भी बोलते हैं, ठीक है, वो आ जाती है, हम सोए होते हैं टांग सीधी नहीं होती, ये उनके लिए बहुत अच्छी, और बेचैनी रहती है लोगों को, बेचैनी रहती है, बिल्कुल, ठीक है। इस तरह से आप दोनों लेग्स में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली अगर जा रहा है, ठीक है, नहीं जा रहा है, जहाँ तक जा रहा है आप वहाँ तक करके अपनी नीज को डाउन लॉक करेंगे। अब ठीक है, हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, उनको लेंगे। नजीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल करें। बेटी, ये मेरा जो गोटा है ना दाएं वाला,
जी इसमें बहुत मिंशनाबाद से कॉल कर रहा हूँ, भावनगर से। ठीक है। मैं बहुत ज्यादा दर्द रहती है, यातायात पे बैठना बहुत मुश्किल होता है मुझे, और इसके ऊपर भी सोजन आई हुई है, नीचे से भी एक ना पुतली सी बनी हुई है, ये भोज कहते हैं आप पंजाबी में, तो ये इसके गोडे के नीचे से। ठीक है, घुटने का दर्द है। अच्छा, कब से दर्द है आपको? पर भोज भी आई हुई है घुटने के बैक साइड पे। अच्छा, स्वेलिंग भी आपको? पूरी टांग पे दर्द करता है। हाँ जी जी, कितना टाइम हो गया इस दर्द को? ये तकरीबन 1 साल से चल रहा है बेटा ऐसे। ठीक है, आपको अभी जवाब देते हैं ना, आप कंटिन्यू करें, इसके बाद अच्छा, जैसे अभी ये कह रही थी कि घुटने में दर्द है, अक्सर लोगों की जो स्वेलिंग होती है उसको अगर आप ठंडी टिकोर करें तो स्वेलिंग उतर जाएगी। ठीक है, ठंडी टिकोर। जो स्वेलिंग होती है उस पर ठंडी टिकोर होती है, ठीक है, और जो मसल स्टिफनेस होती है उसको गर्म पानी में आप करते हैं, ठीक है, उस पर गर्म टिकोर होती है, ठीक है। अब ये जो मैंने अभी पहले वर्कआउट पे बताया है, अब ये वाला, ये इसमें भी नी लॉक है, ये वाली एक्सरसाइज भी जिनकी नी में पेन है वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने अपनी टांग को उठा के अपनी थाई पे रख लेना और अपने हाथ की मदद से अपनी एंकल्स को रोटेट करेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और एक पोज होता है जिसको कहा जाता है पिजन पोज, ठीक है। अगर इजी से अटेम्प्ट होता है तो आप कर लें, नहीं होता तो जितना आप कर सकते हैं आप कर लें, ठीक है। ये पिजन पोज है, ठीक है। इसमें भी आपकी पूरी बॉडी के मसल जो है वो रिलैक्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह साइड क्रॉस, जहाँ तक, अब अगर मैंने टो पर हाथ रखा है तो अगर आपका नहीं जा रहा आप छोड़ेंगे नहीं, जहाँ तक जा रहा है आप वहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है। और साइड्स जितना इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपकी बेड एक्सरसाइजेज है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, आप इजी से कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हमारी जो है ना, हमसे तो लेग्स भी नहीं ऊपर की जाती, सो आप इस तरह से बैंड ले लें। अगर ठीक है, बैंड हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, शाजिया है चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम जी। शाजिया, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, सवाल पूछिए अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे सवाल यह है कि मुझे डीवीडी है, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि जी पूछिए। मुझे डीवीडी है, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है, 5 साल से मुझे ये मसला है। तो अब मैं इलाज भी हम बहुत करवा चुके हैं, लेकिन अब मेरे पट्टे भी खराब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्दन में भी दर्द है, इतनी एज भी नहीं है, तो 31 साल एज है, लेकिन मैं कुछ काम नहीं कर सकती, नीचे झुक भी नहीं सकती, तो गर्दन में बहुत ज्यादा शदीद दर्द रहता है, उसकी वजह से मेरे सर में बहुत दर्द रहता है। तो मुझे डीवीडी का भी प्रॉपर इलाज बता दें, और पट्टों को भी कि किस तरह मैं जो है ना कोई खजा ले सकती हूँ या दवाई। ठीक है, ओके ना, आप कंटिन्यू करें। ओके जी, अब इस तरह से आप बैंड ले लें तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, नहीं तो कोई भी आप शोल्डर ले सकते हैं, ठीक है। और अपनी शोल्डर के लिए, ठीक है, इससे एल्बो को आप बैक पे लेके जाएंगे, ठीक है, हम शोल्डर से बाहर तक, ठीक है। इसी तरह से लेग रेस के लिए भी हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। कोई भी बॉटल ले लें, ठीक है, अगर नहीं है तो आप पिलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बॉटल ले लें 1/2 लीटर की, जितना वेट कैरी कर सके, ठीक है। ये उन लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस है जिनको पीसीओ का मसला होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ठीक है ना, अब मुझे लगता है आप डॉक्टर नूर की तरफ चलेंगे, हमारे पास सवालात भी हैं कॉलर्स के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो उन्होंने सवाल किया था कि विटामिन डी किस तरह इस्तेमाल करें, उसका जवाब देते हैं। विटामिन बी, अच्छा, विटामिन डी के बहुत अच्छे सोर्सेज में आप बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सुबह के टाइम आप अपने नाश्ते में 6 से 7 गिरियों का इस्तेमाल कर लें। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी खुराक है, नट्स वगैरह, किसी भी किस्म के नट्स में विटामिन डी होता है। उसके सबसे अच्छा सोर्स है कि आप सुबह जल्दी उठिए और उठते साथ जब सूरज निकलता है और उसकी पहली शुआएँ जो होती हैं उनको लेना शुरू करें। जो छोटे बच्चों को अक्सर औकात कहते हैं कि दी जाती हैं, वो लें, उससे आपकी विटामिन डी बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो जाती है। और मुझे लगता है उन्होंने विटामिन B12 का पूछा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
B12 के अगर आप करें तो एक मैकोबॉलिन हमारा एक सॉल्ट हम यूज़ करते हैं, आप वो ले सकते हैं। अगर खुराक में आप लेना चाहें तो उसमें भी आपका नट्स का इस्तेमाल आ जाता है और दालों का आ जाता है। अगर आप ये आपके उससे B12 ठीक है। वो अगला सवाल था, उनके जो राइट घुटना है उसमें बहुत दर्द रहती है और स्वेलिंग भी है। अच्छा, घुटने में दर्द की बहुत सारी वजूहात होती हैं। घुटने में दर्द अगर आपके हो रहा है, हो सकता है आपके घुटने में आपका एक फ्लूइड होता है हमारा, वो ख़त्म हो गया हो। अच्छा। आपके घुटनों की हड्डियां बिल्कुल साथ जुड़ना शुरू हो गई हैं, समटाइम्स गैप ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, तो वो पहले से चेक करवा लें। जैसे अभी अना ने बताई एक्सरसाइजेज, उसमें आप अपने घुटने के नीचे एक रखिए, पिलो रखिए या एक टॉवल ले लें, उससे रोल कर आप रख लें, एक इतनी हाइट का होना चाहिए, और उसके साथ हील को नीचे रखते हुए दबाना शुरू करें। इसी तरह अपनी टांगों को बेंड करके उसके दरमियान में रखिए उस तौलिए को, और अंदर की तरफ दबाइए, फिर अपने घुटने को पकड़िए और फिर बाहर की तरफ खोलने की कोशिश करें। इससे बहुत हद तक बेहतरी आ जाएगी। और जैसे अना ने अभी बताया था, बहुत अच्छी बात बताई थी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, उन्हें लगता है स्वेलिंग हो रही है, कुछ हो रही है, बस गर्म चीज़ पकड़ो और उसकी टकोर करना शुरू कर दो। आपने गर्म चीज़ की टकोर नहीं करनी, उसे हीट से दूर रखिए और कोल्ड पैक लगाइए, बर्फ़ की टकोर करिए। बिल्कुल। अच्छा, जो लास्ट सवाल था वो था उनको जो गर्दन में अकड़ा हुआ है, दर्द बहुत है, वो सर तक जाती है और उनको टीबी भी है। अच्छा, इसमें बेसिकली होता है कि आपके मसल्स जो हैं, जॉइंट्स जो हैं वो काम करना छोड़ रहे होते हैं, उसके ऊपर आके आपकी डिजीज़ जो है वो अटैक कर रही होती है। उसमें मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मोबिलाइजेशन में वो जो शुरू कर सकती हैं वो थोड़ी सी वॉक से शुरू करें, वॉक शुरू करें, सहारे के साथ करें। अगर उन्हें बहुत ज़्यादा खिंचाव है, चला नहीं जा रहा, कोई चीज़ नहीं हो रही, एक बड़ा आसान सा स्ट्रेच होता है जो आपकी पूरी बॉडी के लिए होता है। आप किसी चेयर पर बैठकर अपनी टोज़ को अपनी तरफ खींचिए और कमर को आगे की तरफ लेकर जाइए। इससे आपकी पूरी बॉडी में जितना स्ट्रेच होता है वो पूरा होना शुरू हो जाता है। उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोबिलिटी। मोबिलिटी में आप बैठे बैठे कोई भी मूवमेंट करती रहें। अगर बैठी हैं, हाथ की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मूवमेंट करें, इस तरह से मूवमेंट करें। अगर बाजू की बात करें, बाजू को सीधा ऊपर लेकर जाएं, इसी तरह पीछे लेकर जाइए और साइड से साथ ऊपर लेकर जाइए। चलने वाली, जैसे भी अना ने बताया लेग रेस के बारे में, आप कोई भी दुपट्टा लें, कोई भी चीज़ लें, इसको लाजमी करिए। एक और चीज़ जो आप ऐड कर सकते हैं, कमर के लिए आप रोलिंग कर सकते हैं। सीधा लेटिए, टांगों को बेंड करिए और अपने घुटनों को एक तरफ लगाइए और फिर उसी को दूसरी तरफ लेकर जाइए। इसे होल्ड करके रखें 5 से 7 सेकंड्स के लिए। ये आपकी डेली लाइफ की मोबिलिटी को जो उसे बढ़ा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपने इसमें डाइट का कितना रोल है? डाइट का ऑब्वियस सी बात है, बहुत रोल है। हम फास्ट फूड खा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फहद, सवाल कीजिए। मेरा मसला ये, मेरा शोल्डर में पेन होता है। ठीक है। हाँ, शोल्डर में पेन है मेरा। और क्या मसला है और कब से आपको ये पेन है? ये तकरीबन 1 साल हो गए। अच्छा, 1 साल से। ठीक है जी, ये ठीक है, बिल्कुल आपको अभी जवाब देंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। गर्दन के अकड़ाव के हवाले से बात कर रहे थे, हमारे साथ कॉलर मौजूद थे। ब्रेक से पहले उन्होंने सवाल किया था कि उनके शोल्डर में दर्द है और 1 साल से है, तो डॉक्टर साहबा बताएं उनके लिए कुछ। अच्छा, शोल्डर में दर्द की देखें बहुत सारी वजूहात हो जाती हैं। अगर हो सकता है आप अपना शोल्डर, समटाइम्स लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर की वजह से आपकी एक जगह पर, अब इन दोनों चीज़ों में फ़र्क करना भी आपके लिए ज़रूरी है कि आपको कंधे का दर्द आ रहा है या फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर में होता है कि आपकी मूवमेंट सिर्फ एक जगह पर रिस्ट्रिक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर मूविंग योर, आप अपनी बाजू इस तरह से मूव कर रहे हैं, यहाँ पे आके आपको शदीद दर्द हुआ है, यहाँ से अगर आप ऊपर ले जाएंगे आपका दर्द खत्म हो जाएगा, वो दर्द आपको नहीं होगा। फ्रोजन शोल्डर का पेन ये होता है, अगर एक स्पेसिफिक जगह पर आपको, कि आपका क्योंकि वो एक जगह पे लॉक हो गया ना, वो एक स्पेसिफिक जगह पर आपको दर्द रहेगा। आप ऊपर ले जाएंगे तो भी नहीं होगा, नीचे ले जाएंगे तो भी नहीं होगा, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट आपकी वहाँ पर हो जाएगी। अगर उसके अलावा आपको कंधों में दर्द हो रहा है तो डेफिनेटली आपके कंधों में बैंड्स हो सकते हैं, आपके कंधों में ट्रिगर पॉइंट्स बन सकते हैं। उसके लिए एक बड़ी आसान सी चीज़ है, आप सबसे पहले करें कि आप अपने हाथ से ही इन 2 उंगलियों से यहाँ पर पलपेट करके देखें आपको कोई नोट, कोई चीज़ फील हो रही है। समटाइम्स आप अपने हाथ से कर सकते हैं अगर आपका हाथ नहीं जा रहा। यहाँ अब कंधे में दर्द की चीज़ें सिर्फ ये नहीं कि आपके सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में दर्द है, वो दर्द आपके ये जो बोन है, आपकी विंग बोन जिसे स्कैपुला हम कहते हैं, उसकी साइड पर उधर भी आ सकती है। उस वहाँ पर नोट्स बनने की वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। अब आप उसे पलपेट करके देखें। अब आपका हाथ बहुत पीछे तक नहीं जा रहा, ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ जो आप घर में खुद असेस कर सकते हैं। एक बॉल लीजिए जो नॉर्मली एक नरम बॉल होता है जिसे बच्चे बैट बॉल वगैरह खेल रहे होते हैं, उस बॉल को अपने शोल्डर पे रखिए यहाँ पर और किसी दीवार के साथ टेक लगा के उसे मूव करते जाइए।
जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं बॉल नीचे आता जाएगा, उसके साथ आप उसे घुमा घुमा, मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लगाया है तो आप अपने कंधे को थोड़ा सा मूव करके देखें, आपको जहाँ पे पेन फील हो रहा है, कहीं पे आपको लग रहा है कोई नोट बनी हुई है, तो उसे थोड़ी देर के लिए 15 to 20 सेकंड्स के लिए मिनिमम, मैक्सिमम आप 30 सेकंड्स कर सकते हैं, मिनिमम 15 to 20 सेकंड्स के लिए वहाँ पर आप उस बॉल के साथ एक्सरसाइज करना शुरू करें। आपकी जो नोट्स होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी और आपके शोल्डर का दर्द खत्म हो जाएगा, बहुत हद तक आपको इसमें फ़र्क आ जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर नूर, हम बात कर रहे थे डाइट के हवाले से, तो डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो हमारी पट्ठों की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं? देखिए डाइट का बहुत बेसिक रूल है, कहें रोल है, आप कहें कि आपके जो आपकी पट्ठों की, जोड़ों की, जिस तरह की भी आप बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं उसमें आ सकता है। फास्ट फूड हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो गए हैं, अगर उसमें आप देखें आप कार्ब का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनका सवाल लेंगे। जी मंजूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यदि मुझे 3-4 साल से घुटनों में दर्द है और उसमें स्पेस है, जो मैंने टेस्ट करवाए हैं इनकी, उसमें स्पेस है और डॉक्टर ऑपरेशन का मशवरा दे रही है, तो मैं ऑपरेशन थोड़ा कॉस्टली है, मैं चाहता हूँ कि इसका कोई एक्सरसाइज जो बता रहे हैं ये भी ठीक है और इसके अलावा ग़िज़ाएं ऐसी बताई जाएं जिनसे ये कुछ बेहतर हो सके दर्द। जी ठीक है मंजूर। अच्छा डॉक्टर नूर, उन्होंने सवाल किया कि उनके घुटनों में स्पेस है, तो उसके लिए एक्सरसाइज भी बता दें और ग़िज़ाएं भी बता दें। अच्छा, घुटनों में स्पेसेस अगर आ रहे हैं तो उसके लिए मोबिलिटी हमें बढ़ानी होती है, हमें उनकी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करनी होती हैं जो अगर मैं कहूँ कि वो नॉर्मली कर सकते हैं, जो अभी बताइए वो खुद से ये कर सकते हैं, कुछ हमें फिर ट्रैक्शन और मोबिलाइजेशन की करवानी होती हैं, उसके लिए उन्हें डेफिनेटली किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में कोई भी एक्सरसाइज अगर आपको हम बता दें और आप उसे गलत कर लें तो आपका वो जो पेन है वो और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वी रिकमेंड कि आप पहले आएँ, किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएँ, वो आपको खुद 1 हफ्ता एटलीस्ट करवाएं, उसके बाद कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज आपको करवाई जाएँ जो आप घर में कर सकते हैं। उससे पहले जो एक्सरसाइजेस बताएंगे वो अगर वो डेली रूटीन में करना शुरू करें तो उनका पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सर्जरी का अगर डॉक्टर ने बताया तो डेफिनेट सी बात है कि उनका ग्रेड काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा उस चीज़ का, तो उन्हें नॉर्मली आप इस तरह से केटर नहीं करवा सकते हैं चीज़ों में। सेकेंडली ग़िज़ाओं की अगर हम बात कर रहे थे उसमें फिर वही बात आ जाती है, विटामिन डी, B12, मैग्नीशियम, इन चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी करें। उसमें खुराक में आप ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आना शुरू करें। हमें दर्द होती है, कोई चीज़ होती है, तो दर्द के लिए सबसे पहले हम पेन किलर्स खाना शुरू कर देते हैं। डोंट गो फॉर पेन किलर्स। पेन किलर्स के अलावा आप हल्दी का इस्तेमाल कर लें दूध में डालकर, वो आपकी पेन ख़त्म कर देगी। उसके अलावा बादाम का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जैसे आगे ये खरबूजा और इस तरह के वाटरमेलन वगैरह इस तरह के आ रहे हैं। इस तरह के डिहाइड्रेशन की वजह से आपको पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करिए, ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करें जो आपकी बॉडी में आपका वाटर कंटेंट जितना उससे पूरा रखे, उसकी वजह से आपकी दर्द बहुत हद तक कम हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर नूर, कब हम समझे कि ये अलार्मिंग है, अब हमें जाना चाहिए किसी फिजियो के पास या डॉक्टर के पास? अच्छा, इसमें हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि 3 आपकी स्टेजेस आती हैं। एक आता है कि आपको स्ट्रेच फील हो रहा है कोई भी एक्सरसाइज करते हुए, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक स्ट्रेच है, खिंचाव है, आपको महसूस हो रहा है। एक होता है थोड़ी सी सोरनेस के साथ आपको मतलब मीठा मीठा सा पेन होता है, और एक होता है कि यू आर नॉट एबल टू मूव समथिंग। जहाँ पर आपको थोड़ा सा मीठा मीठा सा पेन आना शुरू हो गया, दैट मीन्स कि आपकी सिचुएशन अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ जाने लगी है। लेकिन इफ़ यू आर नॉट एबल टू मूव योर लिम्ब, आपसे मूवमेंट हो ही नहीं रही है बिल्कुल भी, फिर आपको डेफिनेटली किसी ना किसी डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। इस सारी चीज़ों से बचने का सबसे आसान हल हमेशा ये है कि अपनी ज़िंदगी को फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आना शुरू करें। छोड़ दें इस चीज़ को, सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स हैं हमारे, बैठे हैं तो बैठे हैं, खड़े हैं तो बस बैठने का सोच रहे हैं, इस तरह से करें। कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी हम कर ही नहीं रहे। अगर बच्चों को देखा जाए, बच्चों की इंडोर गेम्स हैं, बड़ों को देखा जाए उनकी एक्टिविटीज़ सारी इंडोर हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ जाना शुरू करें। यू डोंट नीड अ बिग लॉन कि आपको वॉक करनी है, कोई चीज़ करनी है, आप अपने कमरे में वॉक कर सकते हैं, आप अपने टीवी लाउंज में वॉक कर सकते हैं, आप बालकनी पे जाके ताज़ा हवा ले सकते हैं, उस पर वॉक कर सकते हैं, आप अपनी गली में कर सकते हैं। आप तो हर जगह पे छोटी छोटी ग्रीनरी के लिए कोई ना कोई चीज़ है। जस्ट गो फॉर अ वॉक, अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी ऐड करना शुरू करें। यकीन करें आपके जितने पट्ठों के और जोड़ों के मसाइल हैं, अगर वो इस टाइम आपको 70% लग रहे हैं, वो आपको 30% तक वैसे ही एक सिर्फ वॉक को ऐड करने से ले आएंगे। ऑलराइट, ठीक है अना, आप इस हवाले से क्या हमें क्विक टिप्स देंगी जाते जाते? देखिए जैसे डॉक्टर नूर ने बताया कि वॉक को ऐड करें, ठीक है। वॉक अगर आप बहुत ज़्यादा बल्की हैं या बहुत ज़्यादा, जैसे वो अभी जिनकी कॉल थी कि वो कहते हैं मैं नी में बहुत ज़्यादा दर्द है कि मैं वॉक नहीं कर सकता, तो वो एक वॉकर मिलती है जो अक्सर पेशेंट जिनका इंजरी होता है वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप उस वॉकर के सहारे ही जो है ना आप वॉक कर सकते हैं। वॉक आपको जो है ना बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देती है हर तरह की पेन से,
ठीक है। अगर वो चाहे तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस वो बेड पे भी कर सकते हैं या सोफे पे बैठ के। अच्छा, एक और चीज़ देखें कि जिनकी कमर में दर्द है या जिनके घुटनों में दर्द है, वो अपना जो जहाँ बैठते हैं उस चीज़ को देखें कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, ठीक है। जहाँ पे वो लेटते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। चेयर ऐसे यूज़ करें कि जिसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो फॉर्मी ना हो। उस पर बैठ के तो वो सिंपली जो है अपनी नी को अप एंड डाउन कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। और इसी तरह से उसको जो है अपनी टो को नी की तरफ स्ट्रेच करके रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और वॉल को पकड़ के अपने जो है नीज़ को इस तरह से मूव कर सकते हैं। अगर इनके लिए ये करना बहुत आसान फील हो रहा है तो उसको कंटिन्यू रखें, अगर नहीं है तो फिर ज़ाहिर सी बात है उनको डॉक्टर से। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे मुआशरे की रग रग में बसा हुआ है। हम चाहे कोई नया काम शुरू करें, अपनी पसंद की पढ़ाई का फैसला करें या अपनी ज़िंदगी का कोई बड़ा कदम उठाएं, एक जुमला दीवार बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। और हकीकत तो यह है कि हम अपनी ज़िंदगी के फैसले अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की पसंद और नापसंद को देख कर करते हैं, और इस डर की वजह से हम अक्सर वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं, और इसी कश्मकश में हम जहनी तनाव का शिकार हो जाते हैं। हम दूसरों को मुतमईन करने के चक्कर में अपनी जहनी सुकून की कुर्बानी दे देते हैं। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आमिना मुअज़्ज़म। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम जी, आई एम ऑल गुड जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर आमिना, सबसे पहले तो बताएं कि कोई भी काम करने से पहले हम ये क्यों सोचते हैं मेजॉरिटी लोग कि लोग क्या कहेंगे? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने आज मेरा ख्याल है डिस्कशन के लिए इस फोरम पे लेके आई हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हम सबको पता है कि इट इज़ ऑल ओवर आवर माइंड, हर वक्त रहता है जहन पे, कुछ भी करने लगें कि लोग क्या कहेंगे। बेसिकली एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो सोसाइटी है ना, पाकिस्तानी सोसाइटी स्पेशली, ये कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है। और हम लोग बचपन से इस तरह से ही रेज होते हैं, ट्रेन होते हैं कि हमने सोसाइटी की वैल्यूज़ का, सोसाइटी में रहने वाले लोगों का और माशरे का मतलब एक ख्याल रखना है। और हम करते करते हमारी ट्रेनिंग बचपन से, जैसे बच्चियां थोड़ी सी बड़ी होती हैं जब, तो मदर्स उनको ये कहती हैं ऐसे नहीं करो, मतलब कोई क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मतलब ये स्टार्ट हो जाती है ये चीज़। हाँ, अर्ली, यानी कि मुझे लगता है कि एज से ही ना हम हमारी बच्चियां ये सुनते हुए बड़े होते हैं कि नहीं अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, कई दफ़ा बच्चे डिस्कोर्स भी करते हैं कि इसका क्या नुकसान है, ये हम ये क्यों नहीं कर सकते। तो इसके अलावा कोई आंसर ही नहीं होता कि नहीं ये सोशली अप्रूव्ड नहीं है। तो हम सोशल अप्रूवल्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं और हम ये देखते हैं कि ये चीज़ जो है वो हम देखने वाले को बुरी ना लगे, कि उसमें हम अपनी खुशी, अपनी पसंद, अपनी जो मतलब एक तरह से डिसीजन मेकिंग है वो सब कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। ये और बात है इंटरेस्टिंगली, उससे दूसरे तो कभी खुश होते नहीं हैं और हम भी खुश नहीं होते। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा डॉक्टर आमिना, जैसे कि अभी मैंने बात की है कि ये चीज़ हमारे घर से स्टार्ट हो जाती है, हमारे बचपन में ये चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे, नहीं ये चीज़ आप नहीं कर सकते, फलाना क्या सोचेगा, ये रिश्तेदार क्या सोचेगा, या आपका पड़ोसी क्या सोचेगा। और अक्सर हम कोई चीज़ जो कि मुझे नहीं लगता उसका कोई नुकसान हो और हमें भी उससे मसला नहीं होता, हमारे पेरेंट्स को भी मसला नहीं होता, लेकिन जस्ट बिकॉज इर्द गिर्द के लोग क्या कहेंगे उसकी वजह से वो हमें करने नहीं देते। तो इस चीज़ का बच्चों की ग्रोथ पर कैसे इफेक्ट होता है? इसका ग्रोथ के ऊपर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। और मुझे ये लगता है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है, जब हम लोग ऑटोनॉमी के साथ डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, जब हम एक वो मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस नहीं फील कर सकते, हम अपनी पसंद से करियर की चॉइस नहीं कर सकते, इवन अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सब बैरियर्स ये होते हैं कि जी कास्ट से बाहर चली जाएगी, ये आप सेग्रीगेटेड इदारे में पढ़ें जो आप उसमें नहीं पढ़ सकते, जहाँ को एजुकेशन है। आई मीन छोटी छोटी सी चीज़ें जो मतलब सिर्फ एक मेंटल बैरियर्स हैं, वो इतना ज़्यादा बड़ा इशू बन जाती हैं कि उसके बाद मैंने देखा है कि अक्सर लोग जो हैं मतलब जैसे डॉक्टर्स हैं, मैं ये देखती हूँ कि वो अक्सर प्रेफर करते हैं कि उनके बच्चे मेडिकल में जाएं। तो मेरी एक दफ़ा एक मदर से बात हो रही थी, उन्होंने अपनी बेटी का एक गैप ईयर लिया, फिर उसको दोबारा, ये आपको पता है MCAT वगैरह में कितने इश्यूज होते हैं कि वो इतना एग्रीगेट नहीं आया तो आप प्राइवेट में चले जाओगे, ये तो सबको आजकल पता ही है कि इट्स ऑल ओवर ना। तो वो एक साल भी ज़ाया कराया, फिर दोबारा अगले साल उसको, अच्छा बच्ची पे इतना प्रेशर है, उससे हो नहीं रहा, लेकिन मदर चाह रही है कि कराना है कि जी पहले भी मेरे सारे बच्चे डॉक्टर हैं, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, अब हमने इसको डॉक्टर ही बनाना है। तो बच्ची डॉक्टर नहीं बनना चाहती, उसकी मेंटल हेल्थ पे इतना प्रेशर आ रहा है उस चीज़ का,
और मदर जो हैं उनसे जब मैंने बात की कि आप क्यों इतना एम्फेसाइज करें, कहती हैं देखिए हमारे यहाँ तो ये होता है कि डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर बनते हैं। पहली बात तो ये मुझे किसी और फील्ड का पता नहीं, दूसरा ये कि अगर ये ना डॉक्टर बनी तो लोग क्या कहेंगे कि मैं मदर थी और मेरी बेटी डॉक्टर नहीं बनी, मैं एक डॉक्टर मदर थी। तो आई वॉज सो सरप्राइज टू सी कि क्या इतनी एजुकेटेड क्लास में भी ये सोशल बैरियर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। डॉक्टर आमिना ये चीज़ होती है, और जब मैं इंटर कर रही थी, अब का नहीं मुझे पता, लेकिन उस ज़माने में बहुत प्रेशर था कि करनी है तो सिर्फ FSC करनी है, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, और या प्री इंजीनियरिंग कर सकते हो या प्री मेडिकल कर सकते हो। हालांकि इतनी सारी फील्ड्स हैं, अब तो इतना स्कोप है और इतनी हम देखते हैं नई से नई फील्ड्स आ रही हैं, लेकिन इस सोच को हम कैसे बदलें? मुझे नहीं पता अगर अभी भी ये सोच मौजूद है, मुझे लगता है होगी, क्योंकि अभी भी बहुत प्रेशर डाला जाता है कि मेडिकल ही करना है या इंजीनियरिंग ही करनी है। ये बिल्कुल मौजूद है। आपने बहुत ना अच्छा इंपॉर्टेंट सोशल इशू रेज किया और मैं ज़रूर इस पे बात करना चाहूँगी, विच इज़ ऑल्सो लिंक विद लोग क्या कहेंगे। अब ये देखें, आज भी आप मेरिट्स देखें, वो लोगों की चॉइसेस पे बनते हैं ना। सबसे ज़्यादा हाई मेरिट आपको नज़र आएगा डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग का। उसकी सब फील्ड्स हो सकती हैं, लेकिन जैसे कभी AI का दौर आ गया तो लोग उसमें चले गए। इनके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू DPT फार्मेसी, क्योंकि उसमें भी किसी न किसी तरह मेडिकल का कंपोनेंट हमें जुड़ा हुआ नज़र आता है। उसके बाद हमें अगर हम सोशल साइंसेज में भी देखें तो हाईएस्ट इज़ फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्योंकि उसमें भी लोगों को लगता है ये कुछ डॉक्टर से करीब है, तो हम अपनी चॉइसेस प्रेफरेंसेस इसी तरह बनाते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कोई शायर ना हो, जहाँ कोई अदीब ना हो, जहाँ पे कोई सोशल वर्कर ना हो, जहाँ पे कोई लॉयर ना हो, जहाँ पे कोई पुलिसमैन ना हो, जहाँ पे कोई नर्स ना हो, तो मुझे ये बताएं वो सोसाइटी कैसे मूव करेगी। अब मैं आजकल देखती हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी फील्ड्स आ गई हैं। जैसे हम फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो मुझे नहीं पता था कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का जो सब्जेक्ट है वो कितना रिच है, एंड आई हैव सीन गर्ल्स डूइंग अमेजिंग वर्क इन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। वो मैंने अभी एक कुछ काम करवाना था तो पता चला कि वेबसाइट का इंटरफेस जो है वो एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर डिज़ाइन कर रही है, जो उन्होंने इतना ब्यूटीफुली किया, और वो भी एक कॉन्सेप्ट था उनका, उस पर काम कर रही थी, लोग क्या कहेंगे, वो इतना प्यारा उन्होंने बनाया हुआ था, तो उसी से मुझे वो याद आई। तो बहुत प्यारी प्यारी फील्ड्स हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम है जो लोग कर रहे हैं। इवन मैं ये देखती हूँ कि हमारे यहाँ ना सोशल वर्कर्स की बहुत ज़रूरत है। हमने अपनी सोसाइटी का सारा बोझ लेडी हेल्थ वर्कर्स पे डाल दिया है, या उसके बाद हम कहते हैं जी जो STIs हैं हमारे पास, जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं या हमारे पास प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में सारा काम हम उन पे डाल देते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है ना, ज़ाहिर है वही अवेलेबल लोग होते हैं। तो हमें सोशल वर्कर भी हमारे पास होना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी को कहो कि आप सोशल वर्कर बन जाओ या आप नर्स बन जाओ, तो हम उसको एक डिमीनिंग नज़र से देखते हैं, उसको हम इस तरह से नहीं देखते कि ये कोई बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो आई थिंक हमें इन वैल्यूज़ को समझना चाहिए कि सोसाइटी में एवरी इंडिविजुअल हु इज़ वर्किंग फॉर एनीथिंग, इवन वो स्वीपर जो कि सफाई भी कर रहा है हमारे रोड्स की, दिस इज अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। बिल्कुल ऐसे। और डॉक्टर आमिना, हम लोग यूजुअली जो बाहर हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, हम खुद भी जॉब्स के लिए जाते हैं, हम वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में भी काम करते हैं, हम किसी ब्रांड पे भी खड़े होते हैं, सेल्समैन सेल्स वुमेन की भी जॉब करते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो हमारे पाकिस्तान में बहुत कॉमन है ना, कि अगर हम यहाँ पर बात करें, कोई स्टूडेंट सुबह पढ़ रहा है और शाम में वो चाहता है पार्ट टाइम वो किसी रेस्टोरेंट में जॉब करे या किसी ब्रांड में एज अ सेल्समैन पार्ट टाइम जॉब करे, तो उसको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किया जाता है और उसको बहुत ज़्यादा गंदा समझा जाता है। तो ये सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में एक बच्चा पढ़ा था और वो ना शाम को जॉब करता था एक रेस्टोरेंट में, और फिर एक और हमारे साथ स्टूडेंट था, वो पढ़ा था और वो पार्ट टाइम ऊबर चलाता था। और हमने देखा है कि कैसे लोग उसको डिमोटिवेट करते हैं या बहुत ज़्यादा डिमीन करते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे बदल सकते हैं, हालांकि बाहर जाके भी हम यही सारे काम करते हैं। मैंने इसके लिए आपको पहले अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी, बिकॉज आई हैड एन इंस्टीट्यूशन एज अ डिपार्टमेंट। तो मैं जब ओरिएंटेशन होती है ना, तो मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ कि आप में से कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि ये इतने करेजियस हैं कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई जॉब भी करें। और मैं उनको बताती हूँ कि कितना ज़बरदस्त काम है और वो कितने ज़बरदस्त बच्चे हैं और मल्टीपल इंटेलिजेंस रखते हैं कि वो पढ़ भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, आपको अर्न करना चाहिए। तो इतनी मोटिवेशन देने के बाद ना कुछ बच्चे हैंड रेज करते हैं कि हम काम करें, क्योंकि वो इंस्टेंटली ये बताना थोड़ा सा एक वो अपनी ना सेल्फ रिस्पेक्ट लगता है उन्हें, कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है कि हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे, हम काम करें। अब ये वो कल्चर है। अब देखें वेस्ट में हर बच्चा पढ़ता भी है, काम भी करता है, क्योंकि उन्होंने इसको सोशली अप्रूव कर दिया। हर तरह के काम करते हैं, हर तरह का काम करते हैं। हमारे यहाँ पे जिस तरह कोई बच्चा कॉल सेंटर में काम कर रहा है, शाम को किसी बेकरी में काम कर रहा है, या अर्ली मॉर्निंग कोई पुराने ज़माने में हमारे कोलीग्स वगैरह जो फ्रेंड्स वगैरह होते थे यूनिवर्सिटी में, कोई न्यूज़पेपर डिलीवरी का कोई काम कर रहे हैं इस तरह का, तो वो
बल्कि पहले लोग फिर भी शेयर करते थे। अब मुझे लगता है ये जो हम लोग इतनी क्लासेस में बट गए हैं ना, इतने सारे हमारे लेवल्स बन गए हैं सोसाइटी के अंदर, और हमारी लाइफ बहुत आर्टिफिशियल हो गई है। हर कोई ये दिखाना चाहता है कि वो लाइफ जी रहा है जो कि बस यो लाइफ है। इंस्टा पे दिखा दो अपनी लाइफ, हम अच्छे रेस्टोरेंट्स में खा रहे हैं। इवन नॉर्मल कपल्स भी ना अपनी लाइफ को इस तरह से शो करते हैं जैसे वो बड़ी कोई ग्लैमराइज करके। बिल्कुल लाइफ का ग्लैमर अच्छी बात है, लेकिन लाइफ में रियल चैलेंजेस भी होते हैं। इफ देयर इज इकोनॉमी व्हिच इज चैलेंजिंग, तो आपको उसके लिए काम करना है टू गेट योरसेल्फ रेज्ड। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक हलाल रिस्क कमाने के लिए आप जो भी काम ठीक है। हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद है, उनका सवाल भी लेंगे। जी शहरयार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मैडम सवाल है डॉक्टर आमना से। जी जी। और मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सजेशन भी दें मेरी मदर को ना। हम जो हमारा ताल्लुक है वो बट फैमिली से है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में एक लड़की को पसंद करता हूँ, उनकी कास्ट है मुगल। मेरी मदर जो है वो कहती है हमने कास्ट से बाहर जो है ना वो शादी नहीं करती। मैं इनको समझा के थक गया हूँ कि मैं मेंटल प्रेशर से ना गुजर रहा हूँ। तो आप काइंडली इनको समझाएं कि जो कास्ट सिस्टम है इसकी कुछ वैल्यू नहीं है, इंसान का इंसान होना बड़ा अहम है। वो मेरी मदर जो है ना आपका प्रोग्राम सुन रही है, काइंडली जरा हमको ये मैसेज समझाएं आप। जी ठीक है। ठीक है डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम जी शहरयार की वालदा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। मुझे आपसे एक गायबाना सा ताल्लुक़ महसूस हो रहा है क्योंकि मैं ख़ुद भी कश्मीरी और बट कास्ट से ताल्लुक़ रखती हूँ, ऑल्दो मैं उसको लिखती नहीं हूँ कहीं, क्योंकि हमें इन कास्ट सिस्टम से बाहर आने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ कि इवन हमारी ये जो कश्मीरी बरादरी है या ये जो बट कास्ट है, ये बहुत ज़्यादा इसकी बड़ी मेंटल ग्रोथ हुई है ओवर द ईयर्स। और लोग अब इस चीज़ से, इस अप्रोच से बाहर निकल आए हैं और मतलब वो इसको नो मोर एक वो समझते हैं कि ऑब्लिगेशन है कि इसी कास्ट में शादी करनी है। मुझे ये लगता है कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए दो लोगों का आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और अब तो हमारी बरादरी में भी ये जो लोग क्या कहेंगे वाला सिस्टम इतना नहीं एग्जिस्ट करता कि जिसकी वजह से हम कहें कि सिर्फ कास्ट में शादी करनी है। कुछ कास्ट अभी भी बहुत ज़्यादा बाउंड हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बरादरी इसके लिए मुझे लगता है बड़ा अभी ओपन है। ये जो आपकी और हमारी कंबाइन है, सारे ही रिस्पेक्टेबल बरादरीज होती हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये सोचें कि अगर आप किसी अपनी मर्ज़ी से, जहाँ आपके बेटे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वहाँ कोशिश करती हैं और वो आपके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इवेंचुअली बच्चे अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी मोहब्बत में कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेता है, लेकिन अगर वो अपनी लाइफ में बाद में खुश नहीं रहता तो एज अ मदर ये आपके लिए कितना बड़ा बर्डन होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि आप दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए और आपकी जो भी फियर्स हैं या आपकी जो भी आइडियाज़ हैं अबाउट गोइंग टू अनदर कास्ट, उसके बारे में आप लोग बात करें, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को लिख के डिस्कस करें। अगर वो कोई फैक्ट्स पे बेस करते हों तो फिर तो हमारे लिए वो चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन का पॉइंट होती हैं। अगर वो अजम्पशंस हैं, सिर्फ हमारी ख्वाहिशात हैं, तो मुझे लगता है कि हमें बच्चों के डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए ताकि वो एक हेल्दी और हैप्पी मैरिज लाइफ जो है वो गुजारे। क्योंकि शादियां जो हैं वो एक पूरी लाइफ का डिसीजन होती हैं और उसमें इंसान की मेंटल हेल्थ इन्वॉल्व होना, उसका खुश होना और उसकी अपनी मर्ज़ी का डिसीजन, और ये वो राइट है जो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें दिया है कि आप शादी से पहले ज़रूर ये देखें कि आप जहाँ पर शादी करें क्या आप वहाँ करना चाह रहे हैं या नहीं। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए मुझे यकीन है मेरी बहन कि आप ज़रूर शहरयार की जो चॉइस है उसको कंसिडर करेंगी और बिल्कुल इससे बाढ़ नहीं होंगी कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि आप ये सोचेंगी कि आपकी बेटे की खुशी किस चीज़ में है, क्योंकि माँ की खुशी भी बेटे की खुशी में होती है। बिल्कुल ऐसे ही है शहरयार, मुझे लगता है इससे अच्छा केस आपका कोई भी नहीं लड़ सकता और डॉक्टर आमिना ने बहुत प्यारी और अच्छी बात की है। और वैसे मुझे लगता है आप मुझसे बड़े हैं, आप सारे रिस्पेक्टेबल है, लेकिन मुझे ये चीज़ ऐड करनी है कि इस्लाम ने हमें इजाज़त दी है कि हम अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली पेरेंट्स की रजामंदी और उनके मशवरे के साथ हम अपने पेरेंट्स चूज़ नहीं कर सकते, हम अपने बहन भाई चूज़ नहीं कर सकते, हम अपने बाकी रिश्ते चूज़ नहीं कर सकते। एक वाहिद आपका लाइफ पार्टनर है जो आपको खुद इख्तियार है कि आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स से ऑब्वियसली आपको मशवरा लेना चाहिए क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा होता है, वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। ऑल राइट, तो डॉक्टर आमिना आखिरी सवाल है मेरा, ये बताएं कि हम बात कर रहे थे लोग क्या कहेंगे और ये हमारी जो सेल्फ इस्टीम है, हमारी ग्रोथ है, चाहे हमारी करियर ग्रोथ हो, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, इस चीज़ को ये कैसे मुतासर करती है? देखिए, जब आप कॉन्स्टेंटली इस फियर में रहेंगे ना कि आपको जज करें लोग,
तो डेफिनेटली आप अपना सेल्फ लूज़ कर देंगे। और जहाँ जहाँ हम अपना साइकोलॉजिकल कैपिटल लूज़ करते जाते हैं ना, वहाँ वहाँ हम एक ऑर्डिनरी, एक बहुत थके हुए, हारे हुए, अनहैप्पी इंसान बनते जाते हैं। तो क्या फ़ायदा है ये चीज़ करने का? इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अपनी सेल्फ वर्थ को खुद अपने लिए समझें। अपनी लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस पहले आप अपने बच्चों को भी लेने दें। जैसे आप उनको पूछें कि आपने आज क्या खाना है, आपने क्या पहनना है, छोटे छोटे डिसीजंस उन्हें करने दें। और इसी तरह फिर ग्रेजुअली फिर आप जब बड़े होते हैं कि सब्जेक्ट की चॉइस, उस पर बच्चों से ओपन डिस्कशन करें। हमारे यहाँ ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है बच्चों में। और हमारी फैमिली में हम विद इन द फैमिली तो डिस्कशन हेल्दी करते ही नहीं है। यहाँ बैठते हैं तो थोड़ा सा लोग लड़के उड़ जाते हैं या खामोश बैठे हुए अपने अपने मोबाइल्स में घुसे रहते हैं। तो फैमिली में कम्युनिकेशन के कल्चर को बढ़ाएं, एक दूसरे की पसंद को तरजीह दें। और अगर बाज़-औक़ात बच्चे कुछ बुरा भी पसंद कर रहे होते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि इसके क्या नुकसानात हैं और ये चीज़ करना उनके हक में क्यों अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन उसके बावजूद जो एडल्ट हो चुके हैं आपके बच्चे, उन पर फैसले का इख्तियार छोड़ना चाहिए। ये चीज़ आपकी सेल्फ इस्टीम को भी बेहतर करती है। ज़िंदगी में आप जो फैसला अपनी मर्ज़ी से करते हैं उसको आप ज़्यादा अच्छा ओन करते हैं रादर देन कि आप प्रेशर्स की वजह से करें। और मुझे लगता है कि आजकल ये जो बहुत ज़्यादा हमारा प्रेशराइजिंग कल्चर है ना, इसकी वजह से लोगों में सेल्फ हेट्रेड बहुत बढ़ रहा है। लोग अपने आप को खुद नापसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उन्होंने जो जिंदगी गुजारी है। कॉलर मौजूद है, उनका भी सवाल लेते हैं। डॉक्टर आमिना हमाद मौजूद है हमारे पास लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैडम। मैंने एक सवाल करना है डॉक्टर से। जी जी। फादर जो है वो मुझे देखना चाहते हैं पायलट, अम्मी चाहती है मैं इंजीनियर बन जाऊँ, मैं ये चाहता हूँ कि एक सीधा सा इंसान बन जाऊँ। तो मुझे डॉक्टर साहब से कहें कि मुझे इस हवाले से बताएं कि मैं इन दोनों की जो ख्वाहिशात हैं कैसे फुलफिल करूँ। वो मुझे पायलट बना रहे हैं और वो मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहती है। मैं इन दोनों में से कुछ नहीं बनना चाहता। इसी वजह से मैं छठे सेमेस्टर में हूँ, लेकिन मैं हर वक्त खामोश अकेला रहना पसंद करता हूँ, दोस्तों से भी नहीं मिलता। मुझे बता दें इस हवाले से प्लीज। ठीक है, ब्रेक के बाद इसका जवाब देंगे या वक्त हुआ एक ब्रेक का? ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे थे लोग क्या कहेंगे फोबिया के हवाले से और हमारे साथ डॉक्टर आमिना मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर मौजूद थे, उन्होंने सवाल किया था करियर के हवाले से। उनके पेरेंट्स उनको प्रेशराइज कर रहे हैं और जो वो कह रहे हैं वो बनना नहीं चाहता, तो इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताएं। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि इट्स वेरी करेजियस दैट हमाद हैज़ आस्क्ड दिस क्वेश्चन। और पेरेंट्स जो हैं उनको मैं प्रेशराइज़ की बजाय ये समझूंगी कि उनकी अपनी अनसर्टेनिटी और फियर्स हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस है अबाउट सर्टेन फील्ड्स। जैसे मैंने अभी इसी प्रोग्राम में जिक्र किया कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें बच्चे जा सकते हैं, और वो एक टैबू है एक बना हुआ कि जी बस ये सिक्योर्ड फील्ड्स हैं, इसमें चले जाओ, और वो वही बच्चों को सजेस्ट करते हैं। मैं एक टेक्निकल सजेशन दूंगी हमाद को, और वो मैं ये दूंगी कि आपको किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से अपना डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट कराना चाहिए कि आपका एप्टीट्यूड किस फील्ड में या किन फील्ड्स में ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि जहाँ पर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है वहाँ आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अगर उसका एप्टीट्यूड और साथ में इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड सिमिलरली लिंक्ड, आपका जब एप्टीट्यूड होता है तो आप उसमें इंटरेस्ट भी लेने लग जाते हैं, ये एक नेचुरल चीज़ है। तो अगर एप्टीट्यूड अच्छा हो उनमें से किसी भी एक फील्ड में जो पेरेंट्स सजेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ गो फॉर दैट। लेकिन अगर उनमें से दोनों ही फील्ड्स में आपका एप्टीट्यूड ही नहीं है, आप चले भी जाएंगे, तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को ज़रूर मेरे ये एक प्रोग्राम की ये सजेशन सुनवाइएगा कि जिस फील्ड में हमाद का एप्टीट्यूड नहीं है उसमें सक्सेसफुल नहीं होगा, उसमें स्ट्रगल करेगा। और हम क्यों चाहेंगे कि हमारा बच्चा अपने करियर में कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करता रहे? तो ऐसा आप फील्ड चूज़ करें। बल्कि ये मैं सारे बच्चों के पेरेंट्स को कहूँगी कि जब वो मैट्रिक करते हैं या ओ लेवल्स करते हैं, उससे पहले जो उनका प्री मैट्रिक या प्री ओ लेवल स्टेज है ग्रेड 8, वहाँ पे उनकी फॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्टिंग कराएं और उसके बाद देखें कि वो किन फील्ड्स के लिए अच्छी हैं और उन्हें वो चूज करवाएं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, फैसल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फैसल सवाल कीजिए। मिस मेरा सवाल ये था कि आज का आपका जो टॉपिक है लोग क्या कहेंगे, मैं उस हवाले से बात करना चाह रहा था कि मेरी अब शादी की जो डेट्स है ना वो तय हो चुकी हैं,
और मेरे घर वाले जो है ना वो कहते हैं कि जी हमने बड़ी धूमधाम के साथ करनी है, ठीक है। तो मेरा सवाल ये था कि ये जो सारी रस्मात है आजकल की इतनी महंगाई के दौर में ये तो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप मेरे घर वालों को ये समझाएं कि ये जो है ना रस्मात छोड़ के सादगी के साथ अगर शादी कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, सवाल आ गया और मुझे लगता है ये मेजॉरिटी पाकिस्तानी घरों का मसला है कि बेशक अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली भी है वो बड़े बड़े कर्जे लेती है और फिर धूमधाम से शादियां करती है और फिर बाद में पूरी ज़िंदगी वो कर्जे चुकाती रहती है। और जैसे कि अभी उनका सवाल भी था तो इस हवाले से आप उनके पेरेंट्स को क्या गाइड जी, मैं फैसल आपने ये जो क्वेश्चन किया है मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि ये हमारा एक बहुत बड़ा सोशल इशू है कि शादी ऐसी करनी है जिसमें हर तरह के शशके पूरे हो जाएं, वरना लोग क्या कहेंगे कि सारी जिंदगी के बाद लोग तो फिर भी खुश नहीं होते, पुत्र दा वलीमा किता दे सारे पिंड नहीं बुलाया, वो वाला हमारा कॉन्सेप्ट है। देखिए हमें ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है, ये जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है, इसके अंदर चीज़ें बहुत तब्दील हो चुकी हैं। मैंने ये देखा है कि कोविड के दौर में लोगों ने बड़ी बड़ी सादगी से शादियाँ की, अपने घरों से बारातें जो हैं वो रवाना की, थोड़े से लोगों में शादी की और वो उस एक्सपीरियंस को चेरिश भी करते हैं कि हमने बड़ी कनेक्टिविटी फील की कि हमारे थोड़े से डियर वन नियर वंस आए और हमने बड़ा अच्छा एंजॉय किया। अच्छा, गवर्नमेंट भी थोड़ा सा कर रही है कि 200 लोग बुलाए जाएं, एक खाना पकाया जाए, लेकिन लोग रेजिस्ट करते हैं, लोग कहते हैं नहीं हमने करना है। प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करें कि वो पैसा जो आपने 500, 400, 300 लोगों को खाना खिलाकर, जो कि पर हेड कोई 3-4 हज़ार रुपये, इवन कोई मटन के डिशेस के साथ 5000 कॉस्ट कर है, विच इज़ टोटली अ वेस्ट ऑफ मनी। उन्होंने आके सिर्फ ये कहना है कि खाना अच्छा था या बुरा था और आपने उसके ऊपर लाखों रुपए लगा देने। प्लीज़ एक नया कपल जो अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहा है, अगर आप फाइनेंशियली इतने ज़्यादा एफ्लुएंट नहीं हैं, आप एक स्ट्रगल भी करें जो हम सब आजकल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सब स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें उस पैसे को सेव करना चाहिए जो बहुत हमारे अनअवॉइडेड नेसेसरी रिलेटिव्स हैं उन्हें बनाना चाहिए और वो पैसे नए कपल को देने चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी की अच्छी शुरुआत कर कहीं घूमने जा सके, बहुत सी चीजें कर सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर आमिना ने भी बात की है कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए क्योंकि लोग तो किसी हाल में खुश नहीं होंगे, आप कुछ भी कर लें। डॉक्टर आमिना बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारी जो प्यारी सी जनरेशन है जेन जी, हम उसके हवाले से बात करने लगे हैं। आजकल एक दिलचस्प तब्दीली हम देख रहे हैं। नई जनरेशन जैसे कि मैंने बताया जेन जी जब दफातर और कॉर्पोरेट दुनिया में आ रही है तो वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करती है और अपनी ड्रेसिंग पर बिल्कुल नहीं। और उनका ये मानना है कि अगर काम अच्छा हो तो जीन्स और स्नीकर्स या ट्राउजर्स में भी वही परफॉर्मेंस दी जा सकती है जो सूट में दी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई लिबास इतना गैर अहम हो गया है या फिर प्रोफेशनल दुनिया में इसकी अपनी एक अहमियत अब भी मौजूद है। और आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल इमेज कंसल्टेंट हामिद सईद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम डूइंग ग्रेट। आप सुनाइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हामिद साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जैसे कि जेनजी कहती है कि स्किल्स ज़रूरी हैं, काम ज़रूरी है और कंफर्ट ओवर स्टाइल, और ऑफिस में हम ट्राउज़र्स में भी जा सकते हैं और इजी ड्रेसिंग में भी जा सकते हैं, तो क्या ये सही है? आपको सही लगता है? देखें, मैं इट डजंट रियली मैटर कि मुझे कैसे लगता है। जो साइंस है वो इट्स से समथिंग डिफरेंट। एक साइंस है जिसे कॉल्ड इनक्लोज कॉग्निशन है। इनक्लोज कॉग्निशन का मतलब ये है कि जो आप पहनते हैं वो आप ऐसा ही फील करते हैं, ऐसे ही थिंक करते हैं और इसके साथ साथ आप उतने ही प्रोडक्टिव होते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप एक लिबास है अगर आप अपनी प्रोफेशन के मुताबिक नहीं पहनते, एक डॉक्टर है फॉर एग्जांपल लाइक उसकी एक ऑब्वियसली उसकी एक स्किल सेट है और बेशुमार टेस्ट हुए हैं कि जिसमें एक बंदे को लैपटॉप कोट जिसे कहते हैं वाइट कोट पहनाया और दूसरे को वाइट कोट नहीं पहनाया और जिसको वाइट कोट पहना दिया दे परफॉर्म बेटर। तो इसके अलावा दूसरी साइंस ये है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये है कि 7 सेकंड में आप अपने बारे में सब कुछ बता चुके होते हैं नॉन वर्बली। तो अब आप जेनजी हैं तो डजंट मैटर आप जेनजी हैं या आप बेबी बूमर से हैं या जिस भी आप जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप जो ही जाते हैं नॉन वर्बली अपने बारे में एक मैसेज देते हैं। तो वो मैसेजेस क्या हैं, क्या आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो क्या है। तो ऑब्वियसली अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन वीक है तो Gen Zs are very smart, there's no question about it. I mean, obviously they have a lot of skill set, a lot of competence and everything. जब उनसे बात की जाएगी तो हो सकता है 1-2-1.5 घंटा लगा के वो बंदे को कन्विंस कर सके।
But my point चले is हामिद this. साहब, ये तो क्लियर हुआ ना कि Yeah. जेनजी स्मार्ट है, आप तो इस चीज से मुत्तफिक नहीं, हैं। absolutely. I mean, there's no question about it. No, I mean, like, how could you not agree with that? आज की जनरेशन लाजमी बात है मच स्मार्टर है पिछली जनरेशन से एंड सो फोर्थ। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगेन बट द सेम रूल्स एंड सेम यूनिवर्सल ट्रूथ अप्लाइज टू देम एज वेल एज टू एनी अदर जनरेशन। तो वो 7 सेकंड्स में जो 7 सेकंड्स हैं, ये हार्वर्ड की स्टडीज़ है, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की स्टडी है कि आपको सिर्फ 7 सेकंड है। इस 7 सेकंड में आपने जो मैसेज देने हैं, सबसे पहला मैसेज ये कि आप कितने कामयाब लगते हैं। अब लाजमी बात है अगर आप जेनजी आते हैं तो आई मीन यू नो, जैसे अभी आपने बताया मोनोलॉग में कि यू नो आप इजी गोइंग हैं, आपने यू नो टी शर्ट पहनी है, वो भी खुली सी पहनी हुई है, और आपने यू नो आजकल तो वैसे भी बैगी क्लोथ्स यू नो दे आर बिकमिंग पॉपुलर। तो वो एक किस्म की डबल वहमी है, यू नो यू आर नाउ रियली फील कि भाई बिल्कुल आप कैजुअल में जाएं। तो उसमें यह है कि तो आप क्या मैसेज देते हैं उससे। तो एक चीज़ है कि आप कामयाब नहीं लग सकते रिगार्डलेस ऑफ जो मर्जी कहें आप। नॉन वर्बली की बात करते हैं, हो सकता है आप अभी लीग से पढ़े हुए हैं या लम्ब से पढ़े हुए हैं, जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर आपकी जो है वो तो ये अफेक्ट भी करती है हमारी कामयाबी पर ये ड्रेसिंग। एब्सोल्युटली, वो तो मैंने पहले बताया ना कि जो एनक्लोज कॉग्निशन है वो ये है कि जब आप अच्छा लिबास पहनते हैं या पहनते हैं और रेलेवेंट पहनते हैं अपनी फील्ड के मुताबिक, तो यू फील इनसाइड, यू फील लाइक यू नो प्रोडक्टिव। जैसे सब सुबह उठते हैं तो अगर जो ही आप जिम के कपड़े पहन लेते हैं तो आप लगता है कि आप वैसे फील करते हैं जैसे आप एथलीट हैं, हालांकि एथलीट तो नहीं है। जो ही आपने जिम क्लोथ पहने तो वो आपकी एक किस्म की थिंकिंग वाइब आ जाती है। अच्छा, इसी तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको कामयाब लगना है। दूसरी बात यह है कि आपको कॉन्फिडेंट लगना है। अब लाजमी बात है अगर बहुत कैजुअल कपड़ों में गए हैं तो उसमें गलतियां भी होंगी। इवन कैजुअल में भी आपकी कॉम्बिनेशन राइट नहीं है, आपकी फिट राइट नहीं है, शूज़ राइट नहीं है, कॉम्बिनेशन राइट नहीं है, तो ऑब्वियसली यू विल फील कि यार पता नहीं मेरा ठीक लग रहा हूँ, नहीं ठीक लग रहा हूँ, तो उससे कॉन्फिडेंस शैटर होता है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि आपने इंपॉर्टेंट लगना है। अब मुझे बताइए कैजुअल में बंदा इंपॉर्टेंट कैसे लग सकता है? अनलेस कि ठीक है चले आप मार्क जुकरबर्ग हैं या मस्क हैं, यू नो ऑल दैट। लोग कहते हैं जी वो भी तो देखें, मैं कहता हूँ आप पहले आप मार्क जुकरबर्ग बन के तो दिखाएं। हामिद साहब, यही तो मसला है, जेनजी कहती है कि काम इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं इंपॉर्टेंट लगना। तो क्यों, इसके कितना जरूरी है इंपॉर्टेंट लगना? देखें, इंपॉर्टेंट लगना इंतहाई ज़रूरी है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मार्क जुकरबर्ग की बात कर लेते हैं। अब वो तो टी शर्ट एंड जीन पहनता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम, तो टी शर्ट जीन क्यों पहनता है? तो लोग कहेंगे जी वो तो अपना एक खुद ही एक ब्रांड है, दिस दैट, कंफर्ट के लिए पहनता है। लेकिन जब उससे पूछा गया कि तुम अपना क्यों पहनते हो टी शर्ट एंड जीन, तो उसने कहा कि मैं इसलिए पहनता हूँ कि सुबह आई हैव नो टाइम टू थिंक, तो आई जस्ट वांट टू गेट टू माई वर्क एंड दैट्स व्हाई आई डू दैट। लेकिन यही बंदा जो है ये जीन्स और टी शर्ट पे बिलीव नहीं करता, वो बिलीव करता है सिचुएशनल ड्रेसिंग पे। आपको शायद याद होगा कि डेटाबेस ब्रीच हुआ फेसबुक का, तो वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च्ड अगेंस्ट हिम। उस दिन जब वो गया टेस्टिफाई करने के लिए, उस दिन उसने क्या पहना हुआ था? उस दिन टी शर्ट नहीं पहनी हुई थी। ही रियलाइज दिस कि यार मैं जहाँ जा रहा हूँ आई हैव टू शो रिस्पेक्ट। तो उसने सूट था, टाई थी, शर्ट, फॉर्मल ड्रेसिंग की थी और उसने डिज़ाइन करवाया था। इसका मतलब वही बंदा जो कहता है मेरे पास तो चंद सेकंड भी नहीं है, ही फाउंड ऑल द टाइम टू लुक गुड। तो इसमें मैसेज ये है कि आपने सिचुएशनल ड्रेसिंग के मुताबिक आपने जो है ना उसके मुताबिक आपने ड्रेसिंग करनी है। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। ये HR के एक साहब हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक बंदा हार्वर्ड से पढ़ा हुआ, पाकिस्तानी। अब हार्वर्ड तो आपको पता है ना, हार्वर्ड से पढ़े हैं तो यू नो इट्स लाइक यू कैन हैव योर ओन टिकट वेयरएवर यू वांट टू गो। तो अब वो एक एटीट्यूड के साथ आया कि मैं तो हार्वर्ड से पढ़ा हूँ, मैं तो जेनजी हूँ, तो मैं जो हूँ मैं मतलब आई कैन गो देयर, दे विल हायर मी। और वो HR के जिस बंदे ने उसको रिफ्यूज़ किया, उन्होंने मुझे खुद स्टोरी सुनाई कि द वे ही वॉकड इन, उसी तरह वो ढीले ढाले कपड़े हैं, ये वो, मतलब है कि चिप ऑन हिज शोल्डर कि भाई मुझे तुम तो मैं आई एम मी, यू नो यू हैव टू हायर मी। एंड उन्होंने कहा कि हमने उसको फौरी तौर पे इसको रिजेक्ट कर दिया एंड वी टोल्ड हिम दैट द एटीट्यूड यू हैव इज़ वी कैंट हायर यू। तो ये है जो रियल में आई मीन आई थिंक जो आप इतने स्मार्ट हैं, माशाल्लाह इतने कॉम्पिटेंट हैं, उसके साथ साथ अगर आप जो है इफ़ यू लुक वेल, यू ड्रेस वेल, सिचुएशन के मुताबिक। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं या अगर आप बाहर जा रहे हैं ऐसे घूमने फिरने तो आप 3 पीस सूट पहन के जाएं या 2 पीस सूट पहन के जाएं। लेकिन अगर सिचुएशन डिमांड करती है, जैसे जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हैं या किसी मीटिंग में जा रहे हैं, सीरियस मीटिंग है, अब मुझे बताइए कि जेनजी के ऐसे बैठ सकता है बोर्ड मीटिंग में? अनलेस लाइक ये जैसे मैंने कहा कि बिल गेट्स भी बल्कि एक्चुअली यू नो ही विद जिसे कहते हैं ना एक ड्रेस शर्ट होगी, ड्रेस पैंट होगी, इवन नाउ। और दूसरी बात सबसे बड़ी इसमें पता है क्या है, इन लोगों को देखें जब दे वर इन देयर हेयर डेज, जब शुरू किया इन लोगों ने, बात करते हैं ना कि ये वो देखें जी आजकल ये बहुत कैजुअल हैं। अगर आप देखें यू नो व्हेन दे स्टार्टेड आउट, व्हेन दे वर प्रेजेंटिंग,
दे लुक वेरी वेल ड्रेस्ड। अगर आप इनका स्टार्ट देखें, जैसे टोनी रॉबिन्स हैं, अगर टोनी रॉबिन्स आजकल वो टी शर्ट पहनता है, शॉर्ट्स पहनता है, मोटिवेशनल स्पीकर है, तो लोग कहते हैं देखिए टोनी रॉबिन्स को देखें, टोनी रॉबिन्स तो देखें ना, ही लुक्स वेरी कैजुअल। लेकिन टोनी रॉबिन्स को मैंने पर्सनली देखा हुआ है न्यूयॉर्क में, आई टुक हिज सेशन व्हेन ही केम आउट, बिलीव इट नॉट, इतना इम्पेकेबल ड्रेसिंग होती थी, इसने नेवी सूट पहना होता था, रेड टाई थी, ऑक्सफोर्ड शूज थे, आई मीन ही लुक अमेजिंगली स्टनिंग। तो इन लोगों का ख्याल देखना चाहिए कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया। जब आप टुवर्ड द एंड आ जाते हैं अपने गोल अपना लाइफ की तरफ, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन जेंसी तो अभी दे कमिंग आउट ना, मतलब दे कमिंग आउट ऑफ द गेट्स। आई वुड से टर्म भी निकाली है, ड्रेसिंग फ्रीडम। देखिए कर लें जो मर्जी कर लें, लेकिन द वे पीपल सी इट ना, अभी अब जेंजी भी बैठा, पावरफुल भी नहीं लगते, डू यू एग्री? बिल्कुल नहीं लगते, और उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि बड़े लाउजी से, कैजुअल से लगते हैं, और अपनी क्रेडिबिलिटी को आई वुड से मिनिमाइज करते हैं, अपनी जो उनके अंदर एक अल्लाह ताला ने एक खुदादा सलाहियत दी है, और ख़ासतौर पर आज की वर्ल्ड में AI में ट्रेंड हो रहे हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, बिलीव इट नॉट, दे वेरी स्मार्ट, दे मच स्मार्टर देन एनी अदर जनरेशन। तो स्मार्ट के साथ अगर आप स्मार्ट लुक भी आपकी हो जाए, तो आई थिंक देयर इज नथिंग दैट कैन बीट यू। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा हामिद साहब, ख़वातीन की भी बड़ी तादाद है जो अब ड्रेसिंग फ्रीडम पे बिलीव करती है, तो आपको क्या लगता है कि आप उनको क्या मशवरा देंगे? देखें, ड्रेसिंग फ्रीडम को मैं इस तरह लेता हूँ, ड्रेसिंग फ्रीडम को ये लेता हूँ कि देखें आप इसको पॉजिटिवली यूज़ करें ना। आप देखें आपका आई कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, स्किन टोन है, आप किसी और के मुताबिक कपड़े मत पहने। आप गोरे नहीं हैं, गोरी नहीं है, आप गोरी के मुताबिक कपड़े मत पहने। आप अपनी फ़िज़ीक को देखें, आपकी फ़िज़ीक क्या है, कि आप शॉर्ट हैं, टॉल है, हैवी हैं, आप क्या हैं, उसके मुताबिक ये फ्रीडम ही है ना। देखें फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है ना, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस को आप राइट अप्लाई करें ना। फ्रीडम ऑफ चॉइस को आप अप्लाई करें कि ऑब्वियसली इट शुड गिव यू अ ग्रेट आउटपुट ना। अगर आप जो भी आपकी प्रेडिक्टमेंट है, जैसे भी अल्लाह ने आपको बनाया है, तो उसके मुताबिक उसको अच्छे से अच्छा आप अपने आप को प्रेजेंट करें, तो आई थिंक दैट्स फ्रीडम। अगर मुझे आप कहें कि जी आपने यही लिबास पहनना है, चाहे मोटे हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे पतले हैं, तो आई थिंक माई फ्रीडम इज़ बीइंग टेकन अवे। अगर मुझे आप बताएं कि मैंने सिर्फ यही कलर पहनना है, तो माई फ्रीडम इज़ टेकन अवे। लेकिन अगर मुझे ये बताया जाए कि ये कलर मेरे ऊपर अच्छे लगते हैं, ये मेरी बॉडी शेप पे अच्छे लगते हैं, एंड मेरा जो 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग का फार्मूला है, अगर वो 5 चीज़ें मैं क्विकली रिपीट करता हूँ यहाँ पे। पहली चीज़ कलर है, कलर मस्ट बी राइट, अपनी स्किन टोन, आई कलर, हेयर कलर के मुताबिक कलर पहने। इफ़ यू वेयर एनी अदर कलर, बिलीव इट नॉट, यू हैव वेस्टेड मनी, बिकॉज यू वांट टू लुक गुड, यू हैव स्पेंट योर गुड हार्ड अर्न लिविंग है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें कि फिजिक के मुताबिक कपड़े पहने, स्टाइल को छोड़ दें। ठीक है, स्टाइल हो सकता है आपके मुताबिक हो या ना हो, स्टाइल तो चेंज होता रहता है ना, बॉडी के मुताबिक आ जाए। तीसरी चीज़ है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक कपड़े पहने। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप ऑथेंटिक लगें। अगर आप फ्लेम्बॉइंट हैं तो फ्लेम्बॉइंट लगें, अगर आप कंसर्वेटिव हैं तो कंसर्वेटिव लगें, अगर आप लीडर हैं तो लीडर लगें, आप फॉलोअर हैं तो फॉलोअर लगें। बंदे को ऑथेंटिक लगना चाहिए। और चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपका प्रोफेशन क्या है, उसके मुताबिक लगें। बिल्कुल। क्या जैसे आप जेंजी हैं, तो आपका प्रोफेशन तो है ना कोई, तो अगर आप प्रोफेशन के मुताबिक कपड़े नहीं पहनेंगे तो लोग आपको रिकग्नाइज ही करेंगे। फिर पता है कि आपको लंबा चौड़ा लेक्चर देना पड़ेगा, लेट मी टेल यू हू आई एम, दिस एंड दैट होल बिट। फाइनली आई एम श्योर दैट दे माइट बी एबल टू कन्विंस हूएवर इज इन फ्रंट ऑफ देम। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। And why do you want to work so hard? अगर ये ना आप, if you look the part, I think it's easy. Why do you have to explain? Why you have to explain कि नहीं भाई मैं एक्चुअली ना, मुझे लाइट वेट मत लो, मैं तो एक्चुअली फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, तो तुम तो मुझे बड़ा लाइट वेट ले रहे हो, मैं यंग हूँ, लेकिन don't take me easy, this and that, फिर सारा समझाना पड़ता है ना। तो who has the time to listen to that? Who has the time to explain that? और आखिरी चीज़ यह कि अपनी पोजीशन के मुताबिक कपड़े पहने। यानी कि अगर आप लेट्स से CEO ऑफ ए कंपनी है, आप काफ़ी स्टार्टअप कंपनी से बन रही है, यंग जेंजीज लीड कर रहे हैं, तो भाई आप CEO तो CEO लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं ना। आपने जाना है, अपने इन्वेस्टमेंट रेज करनी है, अपने कैपिटल रेज करना है, अपने VC के पास जाना है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनके पास जाना है, आपने एक टीम को लीड करना है। तो आपकी वीक पर्सनैलिटी है, आप टीम हायर कर रहे हैं, बड़ी केपेबल टीम है, तो सीरियस नहीं लेंगे। तो दीज आर द रियल इश्यूज ना। तो आई वुड से यही जेंजी है, अगर इनके सामने कोई, मैं खुद भी क्योंकि जेंजी हूँ, इनके सामने कोई अगर प्रॉपर वो उसमें ना जाए, जैसे आपने बात की CEO अगर ट्राउजर शर्ट में आ जाए और वो बड़ा लाउजी सा लगे, कैजुअल लगे, और वो बोर्ड मीटिंग में बैठा हुआ है, तो ये लोग उसको सीरियस ही नहीं लेंगे। इवन देखें, आप जैसे CEO हैं एक स्टार्टअप कंपनी के, लाजमी बात है कि आप टैलेंटेड लोग हायर करना चाहते हैं ना, तो एक टैलेंट आता है, कहते हैं यार ये क्या गरीब सा लग रहा है, मतलब नॉट ओनली गरीब बट ही हैज नो अथॉरिटी, डजंट लुक पावरफुल ना। पे नो आई थिंक द थिंग्स गो अगेंस्ट यू, नहीं करेंगे रिस्पेक्ट, वो कहेंगे मैं इसके साथ क्यों काम करूं। तो हालांकि वो भी जेंजी है,
ठीक है ना। तो आई वुड से कि मैं ये नहीं कहता कि आप 3 पीस सूट पहन लें, लेकिन क्या आप ब्लेजर पहन सकते हैं, क्या आप ऑक्सफोर्ड की बटन डाउन शर्ट पहन सकते हैं, क्या उसके साथ आप इवन चीनों बिल्कुल हमारे साथ कॉलर मौजूद है हामिद साहब, उनका सवाल भी लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मोहम्मद अली, क्या कहेंगे आप? जी अगर जो आप स्पेसिफिक इंटरव्यू देने जा रहे हैं आर्म फोर्सेस एयरफोर्स या आर्मी का, तो उसकी आपका ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए? आर्म फोर्सेज में आप जाने लगे तो आपको लाजमी बात है आप आर्मी के फटीक तो नहीं पहन के जाएंगे ना, तो आपने जो है ना वो से रेगुलर कपड़े पहन के जाने। तो मैं उसमें कहूँगा कि आप ऐसे करें कि अगर तो आपने टाई लगानी है तो लगा सकते हैं, आप नेवी ब्लेजर लें, उसके साथ ग्रे स्लैक्स पहन लें, पैंट पहन लें, साथ में वाइट शर्ट रखें। वाइट शर्ट का मतलब ट्रस्टवर्दी, क्रेडिबल, और वाइट शर्ट द सेफेस्ट शर्ट दैट यू कैन वेयर। उसके साथ एक सॉलिड कलर की टाई या मतलब एक उसमें कोई पोल्का डॉट वगैरह वो पहन लें, और उसके साथ नाइस शूज़, नाइस लोफर्स कर लें। अगर आपने सूट पहना है तो सूट में आप जो है नेवी सूट पहन लें। नेवी जो है ना इसे कंसिडर लाइक यू नो इट्स अ वेरी सेफ सूट टू वेयर। उसके साथ वाइट शर्ट पहन लें, उसके साथ एक अप्रोप्रिएट टाई हो, और साथ में ऑक्सफोर्ड के शूज़ हों तत्वीर वाले। और अगर आपने शलवार कमीज पहननी है, अगर आपके शलवार कमीज वाले बंदे हैं तो आपको ऑथेंटिक लगना चाहिए, आप शलवार कमीज पहन के जाएं। अच्छा, उसमें आप शलवार कमीज पहने, अच्छी स्टिचिंग हो, और उसमें वाइट शलवार कमीज कर लें, उसके ऊपर नेवी जो आप वेस्ट कोट कर लें, एंड इसके साथ लोफर्स बड़े अच्छे, यू नो वो ज़्यादा उसके ऊपर वो डेकोरेशन वगैरह ना हो, और नाइस प्लेन सॉक्स हो, एंड नाइस हेयर एंड नाइस यू नो व्हाटएवर दैट इफ यू हैव बियर्ड, यू नो उसको आप ट्रिम करके जाएं। और आई थिंक यू गोना बी इक्वली एज गुड एज 2 पीस सूट जो पहन के जाता है। ठीक है, और एक्सेसरीज का भी बता दें, साथ कुछ एक्सेसराइज करें कि नहीं? देखिए एक्सेसरीज जो है ना, मैं तो कहूँगा टू मच एक्सेसरीज इज ओवर गोइंग ओवर द टॉप, लेस इज मोर। मतलब घड़ी मड़ी को छोड़ दें, इतनी मोटी घड़ी लगाई है उसका क्या फ़ायदा है? कोई यहाँ पे आपने कोई आजकल तो लोग काफ़ी चीज़ें मुझे बांध के जाते हैं, अंगूठी फॉरगेट अबाउट इट, कोई तुक ही नहीं बनता अंगूठी का। तो आपने कुछ भी नहीं, आपने यू नो यू शुड, जिसे कहते हैं ना डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए लोगों की, आप पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है। डोंट डिस्ट्रैक्ट पीपल विद योर यू नो जिसे कहते हैं ओवर डन एक्सेसरीज एंड ऑल दिस, मिनिमम लेस इज मोर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जाते जाते हमें 2-3 टिप्स दे जाएं अगर कोई अपनी ड्रेसिंग को बेहतर करना चाहता है तो। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी ओकेजन उसके मुताबिक प्रॉपर लगें। तो मैंने आपको 5 पीस का है उसको आप फॉलो करें। एक चीज़ है, इसमें 100 में से 100 नंबर होंगे तो आप पास होंगे। ये ड्रेसिंग एक ऐसी चीज़ है, इसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल एवरीथिंग इज ग्रेट, बाल ठीक नहीं है, लेकिन एवरीथिंग ग्रेट शूज़ ठीक नहीं है, तो आप तो फेल हो गए ना। तो इसमें 100 में से 100 नंबर लेने हैं आपने, तो आपकी ड्रेसिंग जो है मैं कहूँगा कि उसके मुताबिक होनी चाहिए। जहाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ड्रेसिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी पर्सनालिटी पे, हमारे कॉन्फिडेंस पे। अब आपकी चॉइस है कि आपको पावरफुल लगना है, कॉन्फिडेंट लगना है, या आपको लाउजी और कैजुअल लगना है। हामिद सईद हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।